तो हेलो एवरीवन। इसमें हमने जो है पुरानी वीडियोस को कंबाइन करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कंबाइन करके वन शॉट लेक्चर बनाया है। एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखें। और अगर आपको कहीं भी एडिटिंग के समय हमारे बीच में कुछ कुछ गलतियां रह गई हैं, और जो भी बीच में अगर आपको कहीं भी फालतू की इंट्रो मिलती है, आप उसको स्किप करते हैं और इसको पूरा देखें। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके बाकी की चीज़ें भी चेक करें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सिलेबस। तो हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करता हूं मैं इस वीडियो को बिना आपका टाइम वेस्ट किए। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पॉलिटी भी पढ़ना चाहते हैं तो उसका सारा सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप हमारे चैनल में प्ले वाली साइड पर जाकर सारी की सारी प्ले से जो है पॉलिटी का सिलेबस पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में जिसके जिसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो पहली साइट जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो पहली साइट जो है वो डिस्कवर की गई थी हड़प्पा साइट। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा क्योंकि ये सिविलाइजेशन के जो हम ऐसे कह सकते हैं जो साइट्स हैं, जो डिस्कवरीज हुई हैं, वो ऐसे ही आसपास जो है इंडस नदी के आसपास ही जो है साइट्स जो हैं वो डिस्कवर की गई हैं। इसलिए इस सारी सिविलाइजेशन का नाम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा है। हम पूरा जो है, तो देखिए, जो पहली सिविलाइ इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहली साइट है जो डिस्कवर की गई थी। और इसको जो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ब्रॉन्ज, ये मेटल, इस मेटल का बहुत ज़्यादा ये यूज़ करते थे। यानी कि यही जो है एक मेजर चीज़ थी जिसका ये ज़्यादा यूज़ करते थे चीज़ें बनाने में। अगर हम बात करें कि ये लोकेशन क्या है इंडस रिवर की और इसकी ट्रिब्यूटरीज की, अगर हम आज के समय की बात करें तो ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह में इस रिवर की प्रेजेंस है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, यानी कि ज़्यादातर जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का इलाका है उसको ये जो रिवर है वो, वहाँ पर इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो फैली हुई हैं। अगर हम इसके जियोग्राफिकल स्प्रेड की बात करें तो ये जो है लगभग 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है, जो कि मेसोपोटामिया और इजिप्ट से भी ज़्यादा बड़ा है। अगर हम बात करें तो ये ऊपर की साइड हमारे देश के जम्मू से लेकर नीचे महाराष्ट्र तक, और आलमगीर यूपी से लेके वेस्ट में हमारे पाकिस्तान के बलोच के एरिया तक, यानी कि जो बलोचिस्तान है वो ईरान, जो पाकिस्तान का ईरान के साथ बॉर्डर है उस तरफ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेजर जो सिटीज़ हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी चीज़ की बात करूंगा, कुछ फालतू की थ्योरी नहीं बकता रहूंगा जिससे आपका टाइम वेस्ट हो और मुझे ज़्यादा वॉच टाइम मिले। मैं ऐसा लालची नहीं हूँ इन चीज़ों का, मैं सिर्फ अपनी स्किल इंप्रूव करने के लिए पढ़ाता हूँ। सो जो पहली साइट है, जो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी हड़प्पा की साइट, वो अभी जो है वो पाकिस्तान के पंजाब के एरिया में है। ये साइट जो है 1921 में जो है डिस्कवर की गई थी। और यहाँ से ये जो स्पेशल फीचर्स हैं जिनकी मैं बात करूंगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जो ग्रेट बात है वो कौन सी साइट पे डिस्कवर हुआ था, जो सबसे बड़ी इंडस वैली की साइट है जो अब तक डिस्कवर हुई है वो कौन सी है। जो यहाँ पर जो है एक ग्रेनरी जिसमें जो है ग्रेन्स जो है स्टोर होते हैं, और सीमेंट्री, सीमेंट्री का तो सभी को पता ही होगा। वो जो है वो हड़प्पा में इसके जो स्पेशल फीचर्स हैं कि ये वहाँ पे हमें उस चीज़ों के होने के ये साइंस मिले थे। और अब हम बात करेंगे मोहनजोदारो, जिसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, जो जिसमें जो है फ्लड्स के कारण ये शहर जो है तबाह होता हुआ दिखाया गया है। और जो मोहनजोदारो है वो सिंध पाकिस्तान में जो है लोकेटेड है। यहाँ पे जो है एक ग्रेट बाथ जो है वो जो है डिस्कवर किया गया था। ग्रेट बाथ जो है वो वाटरप्रूफ ईंटों से बना हुआ था। ग्रेट बाथ, बाथ का मतलब होता है नहाना। हम ऐसे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल कह सकते हैं। मेरे को एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जो है वो डिस्कवर किया गया था वहां पे। और इस चीज को हम अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा रिटन प्रूफ तो नहीं है, या कोई ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं, ना ही हम उनकी लैंग्वेज जो है उसको डिकोड कर सके हैं कि हम उनकी चीजें समझ सके। पर जो ये ग्रेट बात है, ये ग्रेट बात जो है, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो है रिचुअलिस्टिक बात, यानी कि धार्मिक कारणों के लिए, एक रिचुअल या बात के लिए वहां पे ये यूज किया जाता था। और ग्रेट ग्रैंडरी, यानी कि एक बहुत बड़ा कंटेनर जिसमें जो है ग्रेन स्टोर होते हैं। और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, यानी कि ब्रॉन्ज की बनी हुई, तांबे की बनी हुई एक डांसिंग गर्ल, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और आपने सारा याद रखना है कि मोहनजोदारो जो है सिंध पाकिस्तान में, वहां पे ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैंडरी और ब्राउन्स डांसिंग गर्ल जो है वो वहां पे मिली थी। और अब हम आएंगे धोलावीरा और लोथल पर। ये दोनों साइट्स जो हैं ये गुजरात में हैं। और जो लोथल है ये एक डॉक यार्ड था, यानी कि हम कह सकते, डॉक यार्ड आपको पता ही है, यहाँ से जो है शिप्स वगैरह चलती हैं पानी वाली, और यहाँ से जो है ये हम कह सकते हैं ये एक ट्रेड रूट के लिए लोथल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी। और डॉक यार्ड जो है ये यहाँ पर बना हुआ था। और यहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्रीज भी थी। अगर डॉक यार्ड
और यहाँ से जो है लोथल से यहीं से जो है ट्रेड होता था मेसोपोटामिया तक। यानी कि जो उस समय की सिविलाइजेशन का ट्रेड होता था मेसोपोटामिया से, वो लोथल के थ्रू ही होता था, क्योंकि लोथल में एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड था और धोलावीरा जो है वहां पर जो है यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और स्टोन आर्किटेक्चर्स पाए गए थे। और इनमें से जो है लोथल ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक डॉकयार्ड था। अब हम बात करेंगे कालीबंगन की। इसका नाम कालीबंगन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो है ब्लैक बेंगल्स भी मिले थे, और ये साइड जो है ये राजस्थान इंडिया में है। यहाँ पे हमें साइंस मिले थे प्लॉट फीड यानी कि जोते हुए खेत के, और फायर ऑल्टर्स के। और राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा में है, इसके साथ साथ बनावली ये भी हरियाणा में है। और राखी गढ़ी जो है ये जो है लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो बनावाली है इसमें जो है हमें हाउसेस, फायर ऑल्टर्स और प्लान्ड रोड्स के बारे में पता चला था। अगर हम बात करें चानूदारो की, ये जगह पाकिस्तान में है। यहाँ पे हमें क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में पता चला, मीट बीड मेकिंग के बारे में पता चला। और यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं ये एक ऐसा शहर था जहाँ पर कोई भी सीटाडल नहीं था। ये कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सीटाडल में ये होता था कि एक हिस्सा जो है वो थोड़ा ही ऊंची जगह पे होता था, और दूसरा हिस्सा जो है वो थोड़ी सी जो हम कह सकते हैं लोअर लेवल पे होता था। अगर हम बात करें सूरकर कोटोडा की, ये जो जगह है ये साइट जो है ये गुजरात में लोकेटेड है। और यहाँ पे हमें जो है घोड़ों की हड्डियों का जो है साइन मिला था कि यहाँ पर जो है घोड़े मौजूद थे। पर बाकी की साइड पे जो है कोई भी घोड़े का निशान नहीं मिला था, और हमें सिर्फ घोड़ों के डोमेस्टिकाइजेशन यानी कि इंसान ने घोड़े को अपना गुलाम बना लिया था, वो सिर्फ हमें यही साइट पे पता चला। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी याद रखना। और फिर आती है लास्ट में आलमगीर उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हमें पॉटरी के बारे में पता चला, यानी कि मिट्टी के बर्तनों की जो बनावट है उसके बारे में पता चला। अब हम अगर इसकी बात करें तो इनमें इंपॉर्टेंट ये जो है, एक तो ये मोहनजोदारो वाली साइट इंपॉर्टेंट है, एक लोथल वाली साइट इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ जो है एक राखी गढ़ी इंपॉर्टेंट है, और हमारी जो है सुरको ताड़ा की साइट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें घोड़ों की हड्डियों के बारे में पता चला था। और बाकी किसी साइट में हमें ज्यादातर हम ये अनुमान लगा रहे थे कि उस समय तक जो है घोड़े जो हैं वो उनके बारे में, यानी कि उनकी कोई एग्जिस्टेंस का सब प्रूफ या सबूत नहीं मिला था। अगर हम बात करें टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर की, सो उस समय की जो सिटीज थी वो बहुत ही ज्यादा प्लान्ड होती थी। जैसे कि जो स्ट्रीट्स हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते थे। हम ऐसे कह सकते हैं कि एक शहर जो है, इसको एक शहर मान लीजिए। सो जैसे कि सारी की सारी स्ट्रीट्स हैं वो ऐसे हैं। और हमारे देश में इकलौता ऐसा प्लान्ड शहर अभी भी है जिसका नाम है चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा का जो है कैपिटल है, कैपिटल सिटी है पंजाब और हरियाणा स्टेट की। वो शहर भी ऐसे ही बना हुआ है, वो हमारे देश का जो है फर्स्ट प्लान्ड सिटी है, और अब तक की सबसे अच्छे शहर है, क्योंकि वो भी ऐसे ग्रिड सिस्टम से बना हुआ है, यानी कि सभी जो है स्ट्रीट्स जो एक दूसरे को जो है राइट एंगल्स पे जो है वो कट करती हैं। और ये जो शहर होते थे ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होते थे। एक तो होता था सीटाडल, जो कि वेस्टर्न पार्ट में होता था, सॉरी, हाँ वेस्टर्न पार्ट में होता था। और इस जगह पे जो है बिल्डिंग्स, ग्रेनरीज और ग्रेट बाथ जो है वो एग्जिस्ट करते थे, यानी कि जिसके बारे में मैं आपको बता के आया हूँ, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल और ग्रेनरी, जहाँ पे हम एक ऐसा ही स्टोरेज सिस्टम जहाँ पे ग्रेन्स जो है स्टोर होते हैं, और पब्लिक बिल्डिंग्स। और लोअर सिस्टम में जो है रेजिडेंशियल एरिया होता था जहाँ पर लोग रहते थे। और सीटाडल जो है ये ऊपर, यानी कि ये थोड़ा सा ऊपरी हिस्से में होता था, और जो है बाकी के जो लोगों के रहने की जगह होती थी वो नीचे एरिया में होती थी। अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ये लोग जो है, एक चीज जो है हमारे साइंटिस्ट ने वो डिस्कवर की कि ये लोग बहुत ही ज्यादा सैनिटेशन से रहते थे, अच्छे से रहते थे, नीट एंड क्लीन तरीके से रहते थे। और ये जो चीजें हैं और जो इनकी जो ड्रेन्स हैं वो एक दूसरे से कवर, यानी कि ऊपर से ये ड्रेन्स जो हैं वो कवर होती थी, और ये जो है सोक पिट्स के साथ कनेक्टेड होती थी कि यहाँ पर जैसे कि ये ड्रेन्स आ रही हैं, सभी सभी ड्रेन्स आकर एक सोक पिट में आ जाएंगी, जहाँ पर जो है ये सारा पानी का जो है वो ऑब्जॉर्व कर लिया जाएगा। अगर हम बिल्डिंग मटेरियल की बात करें कि इनके शहर जो है वो कौन से मटेरियल से बने थे, तो वो पकी हुई ईंटों से बने थे और स्टैंडर्ड साइज की ईंटों से बने थे। अगर पब्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रैनरीज थी, असेंबली हॉल्स थे, और ग्रेट बाथ्स थी, यानी कि स्विमिंग पूल्स। अगर हम ग्रेट बाथ जो मोहनजोदारो में मिला था उसके बारे में बात करें तो ये एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक था, जिसके सभी तरफ देखिए ये एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, और इसके जो है आसपास में जो है कॉरिडोर्स हैं। और ये जो है पॉसिबल इसका यूज़ यही हो सकता है कि ये इसमें रिचुअल बाथिंग होती थी, यानी कि किस तरह की रिचुअल सेरेमनी वगैरह। और ये जो है ये स्विमिंग पूल हम कह सकते हैं, या इसको एक तरह की बात, ये जो है एक वाटर प्रूफ की जो ईंटें होती थी उससे बना हुआ था। अगर अब हम आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स थी उनकी इकोनॉमी कैसे चलती थी, उनमें जो पहली चीज़ है, पहली तो है इनका मेन ऑक्यूपेशन, यानी कि खेती बाड़ी, वीट, बार्ले, पीस, सीसम, कॉटन। और सबसे ज़्यादा यूज़ इसमें जो जहाँ हम कह सकते हैं फर्स्ट यूज़ ये कॉटन का ही करते थे सबसे ज़्यादा। और डोमेस्टिकाइज्ड एनिमल, यानी कि जो एनिमल्स अपने पर्पस के लिए इंसान यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इंसानों ने
इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात नहीं कर रहा है, इंसानों ने सबसे पहले जो है कुत्ते को डोमेस्टिकाइज किया था। और ऑक्शन और पर अब हम आते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऑक्स, बफलो, शीप, गोट, पिग्स, इनके बारे में जो है इन हमारे पास एविडेंस है कि इंसानों ने इनको गुलाम कर लिया था, इनको अपने कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते थे। पर घोड़े का कोई भी क्लियर एविडेंस किसी भी साइड पे नहीं मिला। सिर्फ जो है सुरका सुरकोतोड़ा की जो साइट है वहां पे मिला था, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया कि सिर्फ यहीं पे है जो है हमें हड्डियां मिली थी घोड़े की। और हमें ये एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला था कि इस समय तक घोड़ा जो है उन्होंने जो है डोमेस्टिकाइज कर लिया था। और इनकी जो ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड तो शहरों में होती ही है, और जो इनकी एक्सटर्नल ट्रेड थी वो मेसोपोटामिया तक होती थी। और ये जो है मेसोपोटामिया की ट्रेड होती थी लोथल से, जो गुजरात में है। और यहाँ पे जो है एक था डॉक यार्ड था। और ये जो है वेट्स का यूज करते थे, यानी कि तोल के चीजें देते थे। और मेजर करते थे ये स्टोन क्यूब से, यानी कि पत्थरों की वजह से एक पत्थर का वेट लेके, जैसे कि आप अभी भी इस बाजार में सब्जी जाते हैं वो तोल के देते हैं, उसी तरह से ये चीजों को मेजर करके बेचते थे। और हमें जो है एविडेंस मिला सील्स का और डॉकयार्ड जो लोथल में है। और इनके यही छोटी मोटी चीजों का। अगर हम क्राफ्ट की बात करें तो मिट्टी के बर्तनों का हमें पता था, बीड मेकिंग का, सील कार्विंग्स का, और ब्रोंज टूल्स, यानी कि ब्रोंज के जो है टूल्स उनके बारे में। और हमें ये भी पता चला कि ये कॉपर का भी इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा ये जो है ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे। गोल्ड और सिल्वर के भी वो है हमारे पास। अगर हम फेमस आर्टिफैक्ट्स की बात करें, इनमें यही क्राफ्ट में यही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इनकी बात करें, इनमें एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और ट्रेड में एक पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर हम फेमस आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो ये जो ब्रोंज गर्ल का एक स्टैचू मिला, जो कि नाच रही थी, एक यानी कि एक नाचने वाली मूर्ति जो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। और एक जो है धाड़ी वाला आदमी, जिसको हम प्रीस्ट या किंग कह सकते हैं, जो राजा, उसकी मूर्ति मिली हमें। ये दो मूर्तियां मिली थी, एक तो नाचने वाली लड़की की और एक दाढ़ी वाले आदमी की। और इस दाढ़ी वाले आदमी को हम जो है पुजारी या राजा अज्यूम करते हैं। और टेराकोटा टॉयज, यानी कि ज्यादातर चीजें जो है मूर्तियां वगैरह वो टेराकोटा की बनी होती थी। अगर हम इनके रिलीजियन और बिलीफ्स के बारे में जाने तो मंदिरों का तो कोई नामो निशान हमें नहीं मिला। या उनके मंदिरों की कोई शेप वगैरह डिफरेंट होती होगी, या वो डिफरेंट तरह से वर्शिप करते होंगे, हम उन चीजों को ढूंढ नहीं पाए, या वो पूरी तरह से खत्म हो गई। एक तो वो थी। सो कोई भी मंदिर नहीं मिला पर हमें। अगर और ये मदर गॉडेस और पशुपति शील जो है वो चीजें वहां से जो है हम ढूंढ पाए। और वहां पे हमें ये हमारा अनुमान है कि ये लोग जो है ये कुदरत की वर्शिप करते थे और फर्टिलिटी की वर्शिप करते थे। और ये जो है ये एनिमल्स और ट्रीज, यानी कि पेड़ों की, जानवरों और पेड़ों की भी ये जो है पूजा करते थे। ज्यादातर पीपल ट्री की और फायर ऑल्टर्स भी मिले थे हमें, स्पेशली कालीबंगन और बनावली साइड पे। अगर हम बरियल्स की बात करें तो ये जो है बहुत कंप्लीट एंड फ्रैक्शनल बरियल्स करते थे। अगर हम इनकी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज की बात करें तो अगर आपको इसकी समरी चाहिए तो हम इनकी जो लैंग्वेज है उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं आज तक, क्योंकि इनकी जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, यानी कि ये जो है ड्राइंग वगैरह करते थे। और इनकी जो स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट होती थी। और जो है हमें इनकी जो स्क्रिप्ट है वो सील्स के ऊपर मिली है, कॉपर टैबलेट्स के ऊपर मिली है, और पोइट्रीज के ऊपर मिली है। और इनके जो है 400 से 600 सिंबल्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग बना देते हैं इनकी इंस्क्रिप्शन को। इसलिए जो है इनको डिकोड करना बहुत ही ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टोटल हम देखें अगर किसी भाषा में 400 से लेकर 600 शब्द हों तो वो भाषा सीखनी भी बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाएगी। अगर हम बात करें कि इनका डिक्लाइन का हम क्या क्या अनुमान लगा रहे हैं, हमारे पास कुछ ठोस कारण तो नहीं है, पर यही जो है हमारे पास 5 मेन कारण हैं, यही हो सकते हैं। तो सबसे पहली जो है वो है क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो नदियां हैं वो सूख गई, और ये जो लोग हैं उनकी जो है इकोनॉमी फेल हो गई और वो वहां से चले गए, और इन्होंने ये जो शहर हैं इनको अबेंडन कर दिया। और अगर हम फ्लड्स और मोहनजोदारो में तो जो है बाढ़ आने का भी अनुमान लगाया जाता है कि ये जो शहर है, ये स्पेशली ये साइड जो है ये फ्लड आने के कारण जो है तबाह हो गई थी। और तीसरा कारण है ओवर यूज ऑफ लैंड, यानी कि यहाँ तो ये सॉइल डिग्रेडेशन ज़्यादा हो गई एक्सेसिव खेती के कारण, और इन्होंने सभी पेड़ पौधे जो हैं उनको काट दिया अपने कमर्शियल यूज़ के लिए। और एक थ्योरी इसमें ये भी सामने आती है कि जो आर्यन इन्वेजन हुई उसी के कारण जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो खत्म हुई, कि आर्यंस ने आकर जो है हमारे पहली वाली इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, इनको इन्वेड किया और सभी को खत्म कर दिया और शहरों को तबाह कर दिया। अगर और लास्ट अनुमान है इकोनॉमिक डिक्लाइन का, कि जो मेसोपोटामिया से जो ट्रेड थी वो खत्म हो गई, और इसलिए जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका जो है डाउनफॉल हो गया। अगर हम की फीचर्स की बात करें तो इस सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड जो है वो कार्बन डेटिंग से हम अनुमान लगाते हैं कि ये जो है 2500 से लेके 1750
बिफोर क्राइस्ट एरा के टाइम पे ये एग्जिस्ट करती थी, और इनकी जो राइटिंग्स हैं उनके बारे में हमें आज तक पता नहीं चला। और अगर हम इनके रिलीजन की बात करें तो ये कुदरत की वर्शिप करते थे, एक फीमेल गॉडेस की वर्शिप करते थे, और प्रोटोटाइप शिवा की वर्शिप करते थे। और इनकी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर, ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड थी। और ज़्यादातर जो ये हैं ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे, और जो लोहे का ये हमारे पास कोई सबूत नहीं कि ये लोहा यूज़ करते थे। ये भी हो सकता है कि उस समय तक जो है लोहे का यूज़ जो है वो होना ना शुरू हुआ हो। अगर हम टूल्स की बात करें तो ब्रोंज, कॉपर और स्टोन का ये ज़्यादा यूज़ करते थे, और आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो मेन यही हैं, एक तो डांसिंग गर्ल का और एक प्रीस्ट और किंग का। यानी कि एक ही ये दो हमारे पास आर्टिफैक्ट्स हैं अच्छे। और इनका जो टाउन प्लानिंग था वो ग्रिड सिस्टम था, जैसे चंडीगढ़ बना हुआ है। इनकी ड्रेनेज बहुत अच्छी थी, ये बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। सैनिटेशन बहुत अच्छी थी वहाँ पे। इनकी जो ईंटें हैं वो पक्की हुई ईंटें थी, और इन्होंने वाटर प्रूफ ब्रिक्स का भी इस्तेमाल किया था ग्रेट बाथ बनाने के लिए। और इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं वो हैं मोहेंजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा और लोथल। अगर हम इनके ट्रेड पैटर्न्स की बात करें तो ट्रेड होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेसोपोटामिया और ओमान तक। अगर हम बात करें क्विक रिवीजन की कि किस तरह से क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा, आप खुद भी प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो पहली साइट है वो कौन सी डिस्कवर हुई थी, हड़प्पा 1921 में, जिसको दयाराम साहनी जी ने डिस्कवर किया था। और लार्जेस्ट साइट कौन सी है इंडिया की, वो है राखीगढ़ी। डॉक यार्ड जो है वो लोथल में एग्जिस्ट करता था, और ग्रेट बाथ हमें मोहनजोदारो में मिली थी। क्लोड फीड यानी कि जोते हुए खेतों का हमें कालीबंगन में पता चला था। और टेराकोटा जो मदर गॉडेस का फिगर था वो भी हमें मोहनजोदारो में मिला था। और फॉयर आर्टर्स हमें कालीबंगन और बनावली में मिले थे। सो दैट्स फॉर टुडे। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप हमारे चैनल में जो प्लेलिस्ट सेक्शन है आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। हमने एंशियंट हिस्ट्री जो है ये मैं थोड़े ही समय में कंप्लीट कर दूंगा, कुछ ही दिनों में। और पॉलिटी का सिलेबस हम पूरा कर चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कर चुके हैं, मेडिवल हिस्ट्री पूरी कर चुके हैं, सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री रह चुकी है। आप किसी भी वीडियो को जाकर देख सकते हैं, हमने बहुत हमारी जी जान से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। सो दैट्स फॉर टुडे। हम डेली आपके लिए एक वीडियो अपलोड करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपके जो साथी एस्पिरेंट्स हैं आप उनके साथ भी हमारी वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू। सो हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक एज के बारे में। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वैदिक एज यानी कि ये वेदों से लिंक्ड है। सो वेदों से इसका लिंक होने का मतलब ये है कि इस समय के दौरान जो है एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो वेद हैं वो ओरिजिनेट हुए थे, कि उसी समय वो लिखे गए थे। और ये जो वैदिक एज है ये दो हिस्सों में जो है डिवाइडेड है, वो है अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। और मैं इन दोनों को जो है आपको कंपेयर कर करके पढ़ाऊंगा, जिसके तहत जो है आपको वो अच्छे से याद रहे। इसलिए मैं ये दोनों चीज़ों का जो है आपको कंपैरिजन कर करके पढ़वाऊंगा, ताकि आपको याद रहे और एग्जाम में आपको तकलीफ ना हो। तो चलिए, आप हमारी वीडियो के साथ साथ आप नोट्स लेते रहना। और चलिए शुरू करता हूँ मैं वीडियो को। सो जो वैदिक एज है इसका नाम जो है वो वेदों के कारण पड़ा, क्योंकि जो ओल्डेस्ट सेक्रेड टेक्स्ट हैं वो इसी समय लिखे गए थे। और जो मेन लिटरेरी सोर्सेस हैं वो हैं ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। सो जो ऋग्वेद है ये सबसे ज़्यादा पुराना टेक्स्ट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये सभी जो हैं ये आपको याद रखने ज़रूरी हैं, और यही जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और जो सामवेदा हैं उसमें जो है मेलोडीज और चांट्स लिखे हुए हैं, और यजुर्वेदा में जो है रिचुअल्स यानी कि कैसे कुछ जो रिचुअल्स हैं उनको कैसे परफॉर्म करना है, और सेक्रीफाइसेस जो है उनको कैसे देना है। और अथर्ववेदा में जो है हम कह सकते हैं कि स्पेल्स, चार्म्स और फोक ट्रेडिशंस के बारे में लिखा हुआ है, जो जादू वगैरह हम कह सकते हैं। और अगर हम बाकी के कुछ अदर टेक्स्ट की बात करें तो उसमें जो है वो है ब्राह्मण्स, जिसमें जो है रिचुअल्स को कैसे वो करना है वो जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। और आर्नयाक्स में जो है फॉरेस्ट टैक्स और फिलोसफिकल आइडियाज जो हैं उनके बारे में लिखा गया है। और वैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि वैदिक एज में जो है हमें सिर्फ जो है ऋग्वेद, सामवेद इन्हीं के बारे में पढ़ना है, पर नहीं। आपने जो है ऋग्वेद में जो है कैसी जो सोसाइटी उस समय काम करती थी, सोसाइटी की इकोनॉमी जो सब है, और ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, आपने उस सभी चीज़ों को पढ़ना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। सो इसमें जो है फिलोसफिकल आइडियाज और फॉरेस्ट टैक्स के बारे में लिखा गया है। और उपनिषद में जो है फिलोसफिकल स्पेक्यूलेशंस और स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो दी गई है। और कुछ एपिक्स भी वहाँ पर सामने आते हैं, जैसे कि महाभारत और रामायण। ये जो है महाभारत और रामायण ये कंपोज यानी कि लिखा तो ये बाद में गया था, पर ये जो है ये वैदिक कल्चर को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हम ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इसका जो मेन एरिया है वो पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ही लाई करता है, जो कि अर्ली वैदिक एरिया, सॉरी अर्ली वैदिक एज है। आप ये सोच सकते हैं कि जो पहले जो है अर्ली वैदिक जो लोग थे वो पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया यानी कि हमारे देश के ऊपरी हिस्से में रहते थे। और लेटर वैदिक एज में जो है लोग थोड़ा सा नीचे वाली साइड में शिफ्ट हो गए, ईस्टर्न यूपी, यमुना गंगा दोआब वाला रीजन, वेस्टर्न बिहार वाला रीजन, उस तरफ जो है लोग जो है शिफ्ट हो गए।
और जो अर्ली वैदिक का जो ये एरिया है, इसको जो है लैंड ऑफ सेवन रिवर कहा जाता है, इसलिए उसको सप्त सिंधु कहा जाता है। सिंधु शब्द जो है वो इंदस रिवर के लिए यूज किया गया है, और सप्त का मतलब है सात, इसलिए जो है लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो कि उस समय का, आज का हमारा प्रेजेंट का पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है। अब हम आते हैं सोसाइटी पर। सो जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी वो ट्राइबल और पैट्रियार्कल थी, यानी कि लोग उस समय एक तरह बंजारे थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे, और सोसाइटी पैट्रियार्कल चलती थी। यानी कि जो आदमी है, मैन, वही एक फैमिली में मेन होता था, वही एक फैमिली का जो है वो हेड होता था, वही जो है सब कुछ देखता था। यानी कि औरतों को इतना कुछ खास फ्रीडम नहीं थी, पर जो है औरतों की कंडीशन जो है वो अर्ली वैदिक एज में जो है औरतों की कंडीशन अच्छी थी, पर लेटर वैदिक एज में जो है वो चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई और वो उनकी रिस्पेक्ट कम हो गई। और ये जो सोसाइटी थी वो किनशिप के ऊपर बेस होती थी। किनशिप होता है कि जैसे एक राजा का बेटा राजा हो, ऐसे, यानी कि लीनिएज बाय लीनिएज जो है वैसे काम चलता है, वो चीज़ होती थी। और जो गोत्रा है, यानी कि एक क्लैन आइडेंटिटी का कंसेप्ट जो है वो भी यहीं से ओरिजिन हुआ माना जाता है। गोत्रा यानी कि जो आपका गोत्र, आपका सरनेम, वो एक क्लैन आइडेंटिटी होती थी। यानी कि एक क्लैन के लोग जो हैं वो अपने क्लैन में शादी नहीं करेंगे। सो ये वो प्रोसेस होता है, यानी कि गोत्र इज अ, गोत्र जो है वो आपके क्लैन को डिफाइन करता है। और इस समय जो है वर्ना सिस्टम जो है फॉलो किया जाता था, जिसको पुरुषा सुक्ता में लिखा गया है, जो कि एक ऋग्वेद का ही पार्ट है। सो उसमें डिफाइन किए गए हैं ये चार वर्ना: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण्स होते थे, यानी कि जो कौन से भी वरना में है वो वही काम करेगा। पर एक इस चीज़ की स्पेशल बात है कि इस समय जो है वरना वो फ्लेक्सिबल होते थे, यानी कि अगर आप अपना काम चेंज कर रहे हैं तो आपका जो वरना है, यानी कि वो चेंज हो सकती है। पर लेटर वैदिक सोसाइटी में ये चीज़ रिजिड हो गई, यानी कि ये बर्थ बाय बर्थ होने लगी कि आप चाहे, अगर आप ब्राह्मण के घर पैदा हुए, आप काम कितने भी नीचे करोगे तो आप ब्राह्मण ही रहोगे। पर जो अर्ली वैदिक पीरियड था, इस समय जो है ये चीज़ चेंज हो जाती थी। तो जो ज़्यादातर ब्राह्मण्स हैं वो प्रीस्ट यानी कि पुजारी और टीचर्स होते थे, और जो क्षत्रिय हैं वो राजा यानी कि वॉरियर और रूलर्स होते थे, यानी कि या तो वो लड़ेंगे या वो राजा होंगे। और जो वैश्य थे वो ट्रेडर्स और एग्रीकल्चरिस्ट होते थे, यानी कि या तो वो किसानी का काम करेंगे या वो व्यापार करेंगे। और जो शूद्र होते थे, इनको लोएस्ट बताया गया है हमारी हायरार्की में, इसलिए इनको लिखा भी लास्ट में गया है। सो ये जो सर्वेंट्स, ये यानी कि ये छोटा मोटा काम करते थे सर्वेंट्स वाला। और इस समय जो है वुमेन के पास कोई भी रिस्पेक्टेबल स्टेटस नहीं होता था। वैसे वो रिचुअल्स में पार्टिसिपेट तो कर सकती थी और एजुकेशन भी ले सकती थी, पर और इस समय जो है कोई भी चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, ना ही कोई पर्दा सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता था। और अगर हम लेटर वैदिक सोसाइटी की बात करें, सो अगर हम देखें कि उस समय जो है, इस समय जो है सोसाइटी हमारी एक तरह से अच्छी थी, पर लेटर वैदिक एज में जो है हमारी सोसाइटी वो थोड़ी डिग्रेड हो गई, और तब से लेकर अब तक हमारी सोसाइटी जो है वो नीच होती ही जा रही है। सो अगर हम देखें इमरजेंस ऑफ वर्ना सिस्टम इनटू कास्ट, यानी कि जो वर्ना सिस्टम था वो जाति में बदल गया और बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया। यानी कि अब आप, जो आपकी वरना है वो आपकी बाय बर्थ डिसाइड होगा, यानी कि अब वो आपके हाथ में नहीं है। आप अच्छा काम करके या बुरा काम करके अपनी जो हायरार्की वाला स्टेटस है उसको ऊपर नीचे नहीं ले जा सकते। और इस समय जो है पेट्रियार्की, यानी कि मर्द प्रधान समाज जो है वो और भी ज़्यादा कट्टर हो गया और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, और वुमेन का जो स्टेटस था सोसाइटी में वो डिक्लाइन हो गया। और इस समय जो है वुमेन्स ना ही वो कोई भी रिलीजियस रिचुअल्स कर सकती थी, ना ही वो पढ़ लिख सकती थी। और इस समय जो है जॉइंट फैमिलीज होती थी, यानी कि फैमिलीज इकट्ठे रहती थी, और जो इनहेरिटेंस है वो बेटे को ही मिलती थी, यानी कि बाप की प्रॉपर्टी पे एक लड़की का कोई भी हक नहीं होता था, बेटे को ही सारी बाप की प्रॉपर्टी मिलती थी। और इसी समय जो है आश्रम सिस्टम जो है वो इमर्ज हुआ, जो कि है ब्रह्मचार्य, गृहस्था और वनाप्रस्था और सन्यासा। ये जो है आश्रम सिस्टम जो है इस समय जो है एस्टेब्लिश हुए थे लेटर वैदिक सोसाइटी में। अगर हम बात करें कि इकोनॉमी कैसे चलती थी, सो इस समय जो है जो काव होती थी, यानी कि गाय, वही सबसे मेन चीज होती थी, क्योंकि वही एक आदमी की वेल्थ डिनोट करती थी कि एक आदमी के पास कितना पैसा है। सो उस समय जो है जंगें जो है वो भी एक गायों के लिए ही होती थी, क्योंकि जंगों में जो है दूसरे क्लैन के ऊपर हमला करके उनसे उनकी जो गाय है वो छीन ली जाती थी। इसलिए इसको एक पेस्टोरल इकोनॉमी थी, क्योंकि जो गाय थी वही मेन वेल्थ होती थी। एक गाय डिसाइड करती थी कि इसके पास कितनी गाय हैं, वही उसकी जो है वेल्थ है कि वो कितना ज़्यादा अमीर है। और इस समय जो है एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था, और कोई भी सिक्कों का यूज़ नहीं होता था, बार्टर सिस्टम होता था। जैसे कि मेरे पास 1 केजी राइस है और आपके पास 1 केजी मिल्क है, और हम दोनों को एक दूसरे आपको मिल्क चाहिए और मुझे राइस चाहिए, हम आपस में ये चीज़ें एक्सचेंज कर लेंगे। इस तरह जो है बार्टर सिस्टम होता था। और इस समय जो है दस्युस जो है नॉन आर्यंस जो लोग होते थे उनके ऊपर जो है हमला किया जाता था वेल्थ और कैटल के लिए, यानी कि काऊ के लिए। ये कंसेप्ट है, क्योंकि उस समय जो वेल्थ है वही कैटल होती थी और कैटल ही वेल्थ होती थी। और अब अगर हम लेटर एज की बात करें, इस समय जो है एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी हो चुका था, यानी कि एग्रीकल्चर मेन स्ट्रीम हो चुका था। इस समय आयरन टूल्स की डेवलपमेंट शुरू हो गई थी, कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन जैसे
मेटल्स की चीज़ें बनने लग गई थी, और प्लोइंग यानी कि खुदाई के लिए टूल्स बन चुके थे लोहे के। और इस समय जो है जो शहर जो है टाउन्स वो बन चुके थे, और इस शहरों के बनने के कारण जो है व्यापार भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और इस समय जो है हमें जो है अर्लीस्ट रेफरेंस मिलती है करेंसी की। ये असल में सिक्के नहीं होते थे, बट मेटल पीसेस होते थे जिनको करेंसी की तरह जो है यूज़ किया जाता था। हमें यहाँ से सबसे पहली अर्लीस्ट रेफरेंस मिलती है। और कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन की यूज़ होने लगी थी, और स्पेशलाइज्ड प्रोफेशंस आ चुके थे। क्योंकि पहले तो आप अपने वर्ना सिस्टम से ही होते थे, यानी कि या तो आप टीचर बनोगे या कुछ गिने चुने काम थे। पर इस समय जो है स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन जो है वो आ चुके थे, जैसे कि कारपेंटर्स, पॉटर्स, चैरियट मेकर यानी कि रथ बनाने वाले, वीवर्स, पॉटर्स होते थे जो मिट्टी का चीज़ें वगैरह बनाते हैं। अगर हम बात करें कि इनकी पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो सबसे जो चीफ होता था एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि सबसे ऊपर जो है वो राजन होता था। हम इसको एक राजा नहीं कह सकते जिसके पास यानी कि अपनी जो है एक तरह से, यानी कि सिर्फ उसी की बात चलेगी। इसको जो है इलेक्ट किया जाता था, यानी कि इसको लोग चूज करते थे। यानी कि इस समय जो है कोई भी स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं होती थी अर्ली वैदिक पीरियड में। और ट्राइबल असेंबलीज होती थी, जैसे कि सभा और समिति। और इन्हीं का की रोल होता था, यानी कि सभा और समिति वाले जो लोग हैं, यही जो है लोग, सभा और समिति, ये मिलकर जो है एक आदमी को चुनते थे। और वो आदमी होता था राजन, यानी कि। और इसके अलावा राजन के अलावा और भी जो है ऑफिशियल्स होते थे, जैसे कि पुरोहित, जो कि एक जो है हम कह सकते हैं प्रीस्ट होता था, यानी कि पुजारी होता था। और सेनानी जो है वो आर्मी चीफ को कहा जाता था। और ग्रामीण जो है वो एक गांव का हेड होता था, जिसको विलेज हेड कहा जाता है। यानी कि बहुत सारे क्लैन मिलकर जो है एक विलेज बनता था, और बहुत सारे विलेज मिलकर एक एक जो है एक फॉर्मेशन होती थी बहुत सारे क्लैंस की मिलकर। और उनका एक जो इंडिविजुअल जो है उनका रिप्रेजेंटेटिव होता था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो राजन होता था। और इसको जो है लोगों के कंसेंट से ही चूज किया जाता है। और फिर आता है लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें जो है किंगशिप हेरिडेटरी बन जाती है, यानी कि चीज़ें बाय बर्थ डाउन, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो पास होने लग जाती हैं। और सेक्रीफाइसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट बन जाते हैं। और सभा और समिति जो होती है उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाती है। और इस समय जो है बहुत बड़े बड़े किंगडम्स जो है वो उभर कर सामने आते हैं, जैसे कि कुरु, पंचला, कोसला और विदेहा। अगर हम रिलीजन की बात करें, सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, आप इसको देखिए। अगर आप वीडियो को जहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें जो है वीडियो को लाइक भी कर दें। सो जो पॉली इस समय जो है पॉलीथिस्टिक जो है रिलीजन होता था, यानी कि जो नेचर बेस्ड गॉड्स, यानी कि कुदरत के ऊपर बेस्ड जो है भगवान, उनकी पूजा होती थी। जैसे कि इंद्र, अग्नि, वरुणा, सूर्य, वायु, सोमा, वायु हवा को रेफरेंस दिया जाता है, और सूर्य सूरज के लिए। सो जो इंद्र है वो गॉड ऑफ रेन एंड वॉर, यानी कि जो इंद्रदेव हैं वो बारिश के और जंग के जो है वो गॉड होते हैं। और ये जो है सबसे ज़्यादा मेंशन किए गए हैं, याद रखने वाली चीज़ है। और अग्नि जो है इसको जो है फायर ऑफ गॉड कहा जाता है, और इसको मीडिएटर बिटवीन गॉड्स एंड मैन कहा जाता है। क्योंकि जो आग है वो नीचे से उभर कर ऊपर की तरफ जाती है, इसलिए जो है इसको गॉड, मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन, यानी कि इंसान और भगवान के बीच का मीडिएटर बताया जाता है अग्नि को। और वरुणा, सूर्य, वायु, सोमा को भी पूजा जाता था। और इस समय जो है जो रिचुअल्स होते थे और यज्ञ होते थे, यानी कि सेक्रीफाइसेस, या हम बलि देना कह सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते थे। और इस समय ना ही कोई मंदिर एग्जिस्ट करते थे, ना ही कुछ मूर्तियाँ। और इस समय जो है रीबर्थ का कंसेप्ट भी नहीं होता था, और मोक्ष का कंसेप्ट भी नहीं होता था। यानी कि इस समय तक लोग ये नहीं मानते थे कि आपका दोबारा जन्म होगा, या आपको इसी जीवन में मोक्ष मिल सकता है। पर ये चीज़ें जो हैं ये लेटर वैदिक एज में जो है उभर कर सामने आई। जैसे कि जो रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगे। और इस समय जो है ब्राह्मण्स की सुपरमेसी आने लगी, और इन्होंने सोसाइटी का एक्सप्लॉयटेशन अपन जो है वो शुरू कर दिया था। और इस समय जो है प्रीस्ट क्लास जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुकी थी। और कर्मा का, रीबर्थ का और मोक्ष का जो है ऐसे ऐसे कंसेप्ट वो उभर कर सामने आने लगे कि आपका दोबारा से जन्म होगा, आपको मोक्ष चाहिए, जो आप कर्म करते हो वही आपका अगला जन्म डिसाइड करेंगे, ये वगैरह ये चीज़ें जो है उभर कर लेटर वैदिक एज में जो है सामने आने लगी। और इस समय जो है न्यू डेइटीज, यानी कि नए भगवान भी सामने आने लगे, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ये भी सामने आने लगे। और जो कॉमन लोग थे वो एक जो है अपने आप को अलग समझने लगे, क्योंकि जो ब्राह्मण्स हैं वो बहुत सारी जो लोगों की जो है एक्सप्लॉयटेशन करते थे। दूसरे लोगों को जो है जो छोटी जात से, यानी कि वैसे तो सभी जो है हम नेचुरली इक्वल हैं, पर जो ब्राह्मण्स ने एक्सप्लॉयटेशन करके दूसरे जो हम सो कॉल्ड जात की तरह से लोगों को परेशान किया था, इसी कारण जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो उभर कर आए। बहुत और बहुत सारे लोग जो हैं उस पाथ पर चले भी। अगर हम कल्चर और लिटरेचर की बात करें तो उस समय जो है संस्कृत जो है वही बहुत ज़्यादा मेन लैंग्वेज थी। और आज के समय में ये लैंग्वेज जो है ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है। और पहले का जो वैदिक एज थी वो उसमें ओरल ट्रेडिशन था, यानी कि वेदा जो है वो याद किए जाते थे और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बच्चों को पास किए जाते थे। यानी कि अगर मुझे वेद याद है तो मैं अपने बच्चे को भी याद करवाऊंगा, और ऐसे ही वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो पास किए जाएंगे। और म्यूजिक और चांटिंग ऑफ सामवेदा वर
इंपॉर्टेंट इन रिचुअल्स, यानी कि जो सामवेद में जो है म्यूजिक और चैंटिंग्स हैं वो रिचुअल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और जो वैदिक हाइमन्स थे, जिसके अंदर जो पोइट्री है जिसका बहुत ही ज़्यादा डीप फिलोसफिकल मीनिंग है, यानी कि एक ऐसी पोइट्री जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा, हम कह नहीं देते कि एक बहुत ही ज़्यादा डीप बात है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। और लेटर वैदिक एज में जो है इनका जो जो लिटरेचर थे उनको लिखा गया, जिसके यानी कि फिर वो उपनिषद सूत्र और स्मृति के रूप में जो है उभर कर सामने आए। और अगर हम साइंस और नॉलेज की बात करें कि इनको कितना कितना ज्ञान था, यानी कि इनको एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत अच्छा खासा पता था कि सन कैसे मूव होता है, मून और बाकी सारे स्टार्स को भी ये ऑब्जर्व करते रहते थे। और इनको मैथमेटिक्स के बारे में, सिंपल नंबर्स और काउंटिंग के बारे में पता था। और इनकी जो है मेडिसिनल नॉलेज भी थी इनको अच्छी खासी, कि हर्ब्स के बारे में कि कौन सी, यानी कि छोटी मोटी बीमारी के लिए कौन सा हर्ब इसको क्योर कर सकता है। और यही चीज़ जो है आगे जाकर जो है आयुर्वेदा का रूप ले लेती है। और अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें तो एक जो है पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर जो है वो लेटर वैदिक एज से जो है लिंक किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी पोइट्री है जो ग्रे कलर की स्मूथ और पेंटेड जो है वो है। और इसका जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मिला है। अगर हम ये पॉइंट, यानी कि मैं एक आपको छोटी सी रिवीजन दूं, तो इससे पहले जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम डेली एक चैप्टर लाते हैं और हम पॉलिटी का और मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस पूरा कर चुके हैं। आप हमारी जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्विक रिवीजन। सो जो रीजन जो है अर्ली वैदिक, यानी कि ये एक तरह के से कंपैरिजन टेबल है अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक का, आप नोट्स भी ले लेना इसके बाद वीडियो को दोबारा से देख के। सो जो रीजन है पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उस समय अर्ली वैदिक लोग यहाँ पर रहते थे। और लेटर वैदिक एज में जो है लोग गंगा यमुना और दोआब के रीजन में शिफ्ट हो गए। और इस पहले इकॉनमी पास्टोरल थी और बाद में एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो गई, यानी कि इस समय जो है काउ और डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर ही सर्वाइवल होता था। पहले लोग ट्राइबल थे और वर्ना सिस्टम फ्लेक्सिबल था। लेटर वैदिक एज में कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत, कास्ट सिस्टम जो है वो आ गया और वर्ना सिस्टम बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो गया। और अर्ली वैदिक एज में वुमेन का अच्छा स्टेटस था और लेटर वैदिक एज में डिक्लाइन हो गया। और जो रिलीजन है इस समय जो है नेचुरल गॉड्स होते थे, यानी कि कुदरत को भगवान माना जाता था। पर इस लेटर वैदिक एज में जो है फिलोसफिकल कंसेप्ट और रिचुअल्स बहुत ज़्यादा आ गई। और पॉलिटी की बात करें तो इस समय ट्राइब्स होती थी जो अपना एक किंग इलेक्ट करती थी। पर इसके बाद जो है किंगडम्स आने लगे और रूल जो है हेरिडेटरी होने लगा, कि राजे का बेटा राजा बनेगा। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो पहले वैदिक संस्कृत थी, बाद में सिर्फ संस्कृत रह गई। और कल्चर की बात करें जो ओरल हाइमन्स होते थे, और बाद में जो है फिलोसफिकल टेक्स्ट और रिचुअल्स आ गई। और अगर हम पोइट्री की बात करें तो अर्ली वैदिक पोइट्री का हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक हम कह सकते हैं एविडेंस नहीं है। पर बाद में जो है पेंटेड ग्रेवियर के जो पोइट्रीज हैं उनका हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आ गया। सो दैट्स फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की सारी डायनेस्टीज के बारे में पूरे ब्रीफ में। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। और ये एक ऐसी फर्स्ट डायनेस्टी थी जो मुस्लिम डायनेस्टी थी इंडिया में। स्लेव डायनेस्टी वाज फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी। और जो स्लेव डायनेस्टी है इसका टोटल जो टर्म पीरियड था वो था 1206 से लेके 1290 तक का। यानी कि 1290 तक इनके जो राजा थे उन्होंने राज किया। और इनके बाद जो है वो खिलजी डायनेस्टी आ गई थी। अगली वीडियो में मैं वो भी कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा। सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले राजा से। सो स्लेव डायनेस्टी के जो पहले राजा बने थे वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो है ये है फाउंडर स्लेव डायनेस्टी का। इसने इस्टेब्लिश किया था तुर्किश रूल इन इंडिया, यानी कि ये एक तुर्क था। और इसका जो राज था वो चला था 1206 से लेके 1210 एडी तक। ये जो था ये पहला मुस्लिम रूलर था इंडिया का। और इसने जो था तुर्किश रूल जो था इंडिया में इस्टेब्लिश किया था। और इसको दो टाइटल्स भी मिले थे। एक टाइटल तो था इसका लाख बख्श, और दूसरा टाइटल था इसका कुरान खान। और ये जो था इस पोजीशन पर, यानी कि जो इंडिया का रूलर बनने तक ये पोजीशन पर ये पहुंचा था मोहम्मद गौरी की वजह से। क्योंकि जो मोहम्मद गौरी था उसने इसको कमांडर बना दिया था इंडियन टेरिटरीज का सेकंड बैटल ऑफ टेरेन के बाद। यानी कि 1192 में एक लड़ाई हुई थी सेकंड, जिसको कहा जाता है सेकंड बैटल ऑफ टेरेन। उसके बाद जो मोहम्मद गौरी था उसने इसको जो था रूलर बना दिया था, यानी कि हम कह सकते हैं कमांडर बना दिया था इंडियन टेरिटरीज का। उसके बाद इसके पास जो है वो रूल आ गया था इंडियन टेरिटरीज का। तो इसने जो है 4 साल लगभग रूल किया। और उसके बाद जो इसकी डेथ जो है वो एक गेम खेलते हुए हो गई थी। उस गेम का नाम आपको याद रखना है, चौगान गेम।
असल में इस गेम का मॉडर्न नेम जो है आपको पता होगा वो है पोलो। यानी कि आपने देखा ही होगा एक घोड़े पर बैठकर एक जो है स्टिक से जो बॉल को हिट करते हैं, वो गेम खेलते हुए ये घोड़े से गिर गया था और इसको कुछ इंजरीज हो गई थी और जिसके कारण इसकी मौत हो गई थी। और इसके बाद जो है आराम शाह ने इसको सक्सीड कर लिया था। और पर आराम शाह का जो है वो रूल कोई ज़्यादा समय नहीं चला। पर जो इसके बाद जो असली रूलर रूलर बना वो था इल्तुमिश, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। और जो ये है इसने दो जो है जो बड़े कॉन्क्वेस्ट किए थे मिलिट्री के, वो थे बंगाल और बिहार। यानी कि उस समय बंगाल और बिहार जो था, यहाँ पे जो सॉइल थी वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी, इसलिए इन दो एरियाज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता था। और इसने जो है दो मस्जिदें भी बनवाई थी, जिस जिनमें से एक मस्जिद इसने बनाई थी दिल्ली में। जो दिल्ली में मस्जिद बनाई थी उसका नाम है, नोट कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, कुवात उल इस्लाम। और दूसरी जो मस्जिद है इसने बनाई थी अजमेर में, और उस मस्जिद का नाम है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। लिख लीजिएगा, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। और इसने जो है कुतुब मीनार की जो फाउंडेशन है वो भी इसने रखी थी, और वो आगे जाकर और राजाओं ने पूरा करवाया। और ये जो कुतुब मीनार का नाम है, कुतुब मीनार का नाम एक, हम कह सकते हैं सूफी संत की वजह से इसने रखा था। जो सूफी हैं, जो आपको अगर नहीं पता कि सूफी संत क्या होते हैं और भगत सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट के बारे में नहीं पता, हमारे चैनल पे जाइए और एक एशियंट हिस्ट्री वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो है भक्ति एट सूफी मूवमेंट एक्सप्लेन्ड, आप वो देखिए। इसने जो है ये कुतुब मीनार का नाम एक सूफी संत के नाम पर रखा था। उस सूफी संत का नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो आइए अब हम अगले अगले जो रूलर हैं ये इस डायनेस्टी के उस पे आते हैं। तो ये है इल्तुमिश, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है इल्तुमिश। ये जो इल्तुमिश है ये एक स्लेव था, यानी कि ये गुलाम था। पर ये जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो ये था, हम कह सकते हैं कि ये उसका उसकी बेटी का जो था वो हस्बैंड था। यानी कि इल्तुमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक की जो एक बेटी थी उससे शादी कर ली थी। और ये उसके बाद जो आराम शाह था जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो सक्सीड किया था, इसने उसको ओवरथ्रो करके अपना राज जो था इस्टेब्लिश किया था। इसने बहुत लंबे समय रूल किया ये सारी डायनेस्टी में। इसने रूल किया 1210 से लेकर 1236 तक। और इसको जो है इसको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। इसने जो कैपिटल है, याद रखिएगा, इसने जो कैपिटल है डायनेस्टी का वो लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया था। ये एक बहुत ही मेजर जो है डिसीजन था। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, इसके ऊपर मैं हैशटैग लगा देता हूँ, आपको इसको नोट कर लेना है अपने नोट्स में। और याद रखिएगा नोट्स साथ साथ बनाते रहिए, यानी कि बाद में आपको कोई भी तकलीफ ना आए। और ये जो था इसने डायनेस्टी का नाम था, हम तो इसको स्लेव डायनेस्टी या मालमुक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। इस पर इसने जो अपनी डायनेस्टी का नाम रखा था वो था लिबारी डायनेस्टी। और ये नाम रखने के पीछे भी एक जो कारण था, वो कारण ये था कि ये इबारी डायनेस्टी का, सॉरी, ये इबारी ट्राइब से आता था। यानी कि इसका इस एक ट्राइब से संबंध था। उसके बाद इसने वही ट्राइब के नाम से अपनी डायनेस्टी का नाम रख दिया। और इसको भी दो टाइटल्स मिले थे। और वो टाइटल जो थे, वो जो जो टाइटल हैं उनमें से जो फर्स्ट टाइटल है वो है सुल्तान ही आज़म। और ये जो मैं टाइटल्स लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके एग्जाम में भी बहुत बार आए हैं, इसलिए आप इसको लिख लीजिएगा। और ये जो सेकंड जो है, सेकंड टाइटल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नासिर आमिर अल मोमिन। और ये जो टाइटल है सेकंड वाला, दूसरा वाला, ये इसको दिया था एक खलीफा ने, बगदाद के खलीफा ने 1229 में। और ये जो हम कह सकते हैं खलीफा जो है वो इस्लाम का हम पोप कह सकते हैं, क्योंकि इनको जो है बहुत ज़्यादा ऊपर माना जाता है इस्लाम धर्म की हायरार्की में। हम कह सकते हैं कि इनको बहुत ही ज़्यादा इज्जत दी जाती है जो खलीफा होते हैं। और उन्होंने ये टाइटल इसको दिया था नासिर अमीर अल मोमिन। और जो इल्तुमिश है इसने जो है कुतुब मीनार है इसको कंप्लीट करा दिया था। जो और कुतुब मीनार जो है वो टॉलेस्ट स्टोन टावर है जो हमारे इंडिया में है। और इसने जो एक मैग्निफिकेंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी
मस्जिद है वो अजमेर में भी बनवाई, और जो दिल्ली है उसको सेकंड बगदाद बना दिया था इसने। मैं बाकी का आपको एक आगे की नई स्लाइड पे समझाता हूँ। जो इल्तुतमिश है, इसने जो एक ग्रुप बनाया था 40 नोबल्स का, जिसको कहा जाता था दल चालीसा, और तुर्कान ई चिलगानी। यानी कि ये 40 लोगों का एक ग्रुप होता था, और इसने एक सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था इक्तदारी सिस्टम। इक्तदारी सिस्टम। इस इसके तहत जो होता था, इसने जो अपना राज था उसको उसको कई हिस्सों में डिवाइड किया था। जो यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, कुछ लोगों एक ज़मीन का टुकड़ा लिया, को कई लोगों में बांट दिया। यानी कि अब आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आप इस ज़मीन पे खेती करो, इसको किराए पे दो, कुछ भी करो, आप इससे कमाओ और खाओ, और उसके बदले में आप हमारी सेवा करो। और इल्तुतमिश ने जो है, इसने 1210 में बिहार को अपने अंडर कैप्चर कर लिया, और 1230 में बंगाल को। और उसके बाद इसने जो कनौज और बनारस है 1231 में कनौज और बनारस को भी अपने अंदर दोबारा से रीऑक्युपाई कर लिया। और इसने जो है जंगीज खान की 1221 की जो उसने इंडिया में इन्वेजन करने की कोशिश की थी, इसने उसको भी रोका, और मालवा और उज्जैन को अपने अंपायर में शामिल कर लिया। उसके बाद एक रूलर आता है रुजुक उद्दीन फिरोज। यानी कि ये सबसे कम समय, ये जो फोटो देख सकते हैं, ये फोटो में है रुजुक उद्दीन फिरोज। ये सबसे कम समय राज करने वाला जो है रूलर है। ये इस आया था 1236 में। इसने कहा जाता है कि 7 महीने से भी कम, 7 महीने से भी कम इसने रूल किया था। और इसके बाद आती है, और इसके बाद जो गद्दी पर बैठी वो थी फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, और इल्तुतमिश की बेटी, जिसका नाम है रजिया सुल्ताना। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है रजिया सुल्ताना। इसने भी 4 साल राज किया, 1236 से लेके 1240 तक। और ये जो है, ये डॉटर ऑफ इल्तुतमिश थी, और ये थी पहली वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहली वुमेन रूलर ऑफ इंडिया थी। और ये जो है रजिया सुल्ताना, ये मैरिड थी बठिंडा के गवर्नर से, जिसका नाम था मलिक सुल्तान। मलिक सुल्ताना। इसकी शादी हुई हुई थी मलिक सुल्ताना से, और जो जो था बठिंडा का गवर्नर था। पर जो रजिया सुल्ताना थी, इसको इसके भाई की फोर्सों ने मार दिया था। यानी कि इसके भाई के जो हैं वो सिपाही हैं, उन्होंने इसको मार दिया था। और इसको जो है इसकी कैथल में दफन किया गया है। कैथल हरियाणा में एक जगह है, वहां पर इसको दफन किया गया है। इसकी जो कब्र है वहां पर भी है, और इसकी जो कब्र है, याद रखिएगा, यानी कि इसका टॉम्ब वो बना हुआ है बेक्ड ब्रिक से, यानी कि पक्की ईंटों से। और यहाँ पर इसका जो है बठिंडा का जो गवर्नर था, इसका जो घर वाला, वहां पर ही इसे मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया ने बंद करके रखा था। एक फोर्ट है, उस फोर्ट का नाम है किला मुबारक। बहुत ही अच्छा फोर्ट है। अब तो उसमें एक गुरुद्वारा भी बनाया दिया गया है। किला मुबारक एक जो है फोर्ट है, उसके अंदर इसको कैद करके रखा गया था। और एक जो किताब है वो लिखी हुई है रफ़ीक ज़करिया ने। रफ़ीक ज़करिया। रफ़ीक ज़करिया ने एक किताब लिखी है, और उसको उस किताब में जो है उसने रज़िया सुल्ताना को कहा है रज़िया क्वीन ऑफ इंडिया। उस बुक बुक का नाम है रज़िया क्वीन ऑफ इंडिया। और ये बुक लिखी हुई है रफ़ीक ज़करिया ने। और एक जो है पर्शियन हिस्टोरियन है, वो पर्शियन हिस्टोरियन का नाम है मिनाज याई सिराज। उसने अपनी किताब में लिखा है कि जो रज़िया सुल्ताना थी, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल और क्वालिफाइड थी अपने सभी भाइयों से। यानी कि उसने इसको कहा है कि ये उन सबसे बढ़िया रूलर थी, क्वालिफाइड थी, और एबल थी, यानी कि राज चलाने के लिए अपने सभी भाइयों से। पर जो इसके खिलाफ जो कुंतक है, वो कई जो इसके जो कोर्ट के लोग थे, उनको ये लगता था कि हम एक औरत के नीचे काम नहीं करेंगे, इस कारण थी।
तो इसके बाद इसको ओवरथ्रो करने के बाद आया बहरम शाह। ये फ़ोटो बहरम शाह की है, माफ़ करिए बेकार क्वालिटी के लिए। पर ये जो बहरम शाह है इसका राज जो सिर्फ 2 साल रहा वो था 1240 से लेके 42 तक, जब मंगोल्स ने जो है इंडिया में जो इन्वेजन की थी, तब लाहौर में जो है 1242 में इसको बहरम शाह को मार दिया था लाहौर में, यानी कि ये लाहौर में मारा गया था। और इसके बाद जो था मसूद शाह, वो आया और सुल्तान बना, पर उसको जो है बालबान ने ओवरथ्रो कर दिया था। और बालबान और इनके बीच एक और जो है रूलर आता है, वो है ये, इसका नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद, नसीर उद्दीन महमूद। और इसने भी एक जो है लंबा समय राज किया, 1246 से 1266। और ये जो है ये ग्रैंडसन है इल्तुतमिश का, ग्रैंडसन ऑफ इल्तुतमिश। इसके बाद ही जो है इसने नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बालबान को जो है अपनी डायनेस्टी का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था। इसके बाद ही बालबान के पास ज़्यादा पावर आई और उसने इसको, इसके मरने के बाद वो खुद एक सुल्तान बना। और बालबान भी जो है ये एक बहुत पहले एक स्लेव था, इसलिए इसको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, क्योंकि इनमें बहुत सारे स्लेव्स आके जो है राजा बने, सुल्तान बने। और इसके लिए तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि याद रखिएगा बस कि ये इल्तुतमिश का जो है वो पोता था और बालबान को इसने पीएम बनाया था बस। तो अब हम आते हैं गियाजुद्दीन बालबान पे। यहाँ फिर आप इसको सिर्फ याद रख सकते हैं बालबान के नाम पर। और ये एक, हम कह सकते हैं कि ये एक दोबारा से एक ऐसा राजा आया था जिसके पास एक अच्छी पावर आई थी। ये भी एक फॉर्मर स्लेव था जिसके पास दोबारा पावर आई एक नाइन्थ सुल्तान की तरह। और इसको एक पोजीशन दी गई थी और उस पोजीशन का नाम था आमिर ई शिखर। और इसका जो मतलब है, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द हंट। और रजिया सुल्ताना के समय भी इसको एक, याद रखिएगा रजिया सुल्ताना के समय इसको एक टाइटल दिया गया था उस, और वो टाइटल था उलुग खान। और इसके अलावा इसको 3 टाइटल और दिए गए थे। उनमें से एक टाइटल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपके एग्जाम में भी आ चुका है, वो उस टाइटल का नाम है जिले इलाही। याद रखिएगा उलुग खान, जिले इलाही। और 2 टाइटल और हैं, वो आप लिख लीजिए, नैब मामलिकत और नियाबत खुदाई। नैब मामलिकत और नियाबत खुदाई। और इसने जो है वो बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं जो ये इंडिया में लाया था। एक प्रैक्टिस है सिजदा की प्रैक्टिस, जैसे कि आपने देखा होगा सर नीचे करके और जो अपना जो माथा है उसको ज़मीन पर लगाना, यानी कि घुटनों पर होकर अपना सर को ज़मीन पे लगाना, उसको कहते हैं सिजदा करना। ये प्रैक्टिस जो है बालबन इंडिया में लाया था पर्शिया से। और एक प्रैक्टिस जो और है, उस प्रैक्टिस का नाम है वायबोसी। और इसका मतलब होता है जो कि सुल्तान है उसके कदमों को चूमना। ये प्रैक्टिस भी ये बालबान इंडिया में लाया था। और ये एक पर्शियन फेस्टिवल नवरोज़, जो कि पहले इंडिया में नहीं मनाया जाता था, ये नवरोज़ का जो त्यौहार है, ये त्यौहार बालबान ही इंडिया में लाया था। और एक जो है हम कह सकते हैं, जी हाँ, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट की तरह। और जो इसके खिलाफ जो है एक बगावत भी हुई थी, जो बगावत की थी रूलर ऑफ बंगाल ने, जो कि उस समय इसने गवर्नर लगाया हुआ था उसको बंगाल का, पर उसने रिवॉल्ट करके अपने आप को रूलर ऑफ बंगाल घोषित कर दिया। और उसका नाम है तुगरिल बेग। इसने इनके खिलाफ विद्रोह किया और कहा कि ये खुद बंगाल का जो है वो रूलर है। और बालबान के बाद तो कोई ऐसा, सच हम कह सकते हैं कोई खास राजा नहीं आया। पर जो एक हम कह सकते हैं कि बालबान ने अपने जो है ग्रैंडसन को कैकूबाद
इसने तैकुबाद को अपना सक्सेसर बना दिया। और उसको बाद में जो हम कह सकते हैं कि मेरकी का दौरा पड़ा था और उसको जो है खिलजी मलिक्स हैं उन्होंने मार दिया, और उसके बाद शुरू हुई खिलजी डायनेस्टी, जिसका राज सिर्फ 30 साल चला। और जब ये खिलजी जो इसको थे ये मिर्गी का मिक्स तुर्किश और अफगान रीजन के थे, ये मिक्स रीजन के थे, और ये इंडिया आए गुरीद इन्वेजन के समय। जब गुरीद इन्वेजन हुई तब ये आए, और ये आकर बस गए बंगाल और बिहार के इलाके में, ताकि यहाँ से इनको कोई आगे एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले या ये कुछ कर सकें। तो याद रखिएगा, ये थे मिक्स तुर्किश और अफगान रीजन के। गुरीद इन्वेजन के समय ये इंडिया आए और बिहार और बंगाल के रीजन में आकर ये बस गए। और यहाँ से जो पहला जो इनका राजा था, जो फाउंडर था, वो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। इसको क्लेमेंसी जलालुद्दीन भी कहा गया है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि ये चाहता था कि ये पीस, यानी कि शांति से और बिना हिंसा के राज करे। इसलिए इसको क्लेमेंसी जलालुद्दीन कहा जाता था, क्योंकि ये चाहता था कि ये जो इसका राज है वो शांति से बिना किसी भी वायलेंस के हो। और इसने जो है मलिक छज्जू का जो रिवॉल्ट मलिक छज्जू को सप्रेस किया था, क्योंकि मलिक छज्जू ने इसके खिलाफ कारा में रिवॉल्ट कर दिया था। कारा एक जगह का नाम है। मलिक छज्जू को फिर इसने खत्म कर दिया और इसने मंगोल्स को भी हराया, क्योंकि मंगोल्स इनके राज के समय, खिलजी डायनेस्टी के समय बार बार इंडिया में आने की कोशिश कर रहे थे, और इसने उनको भगा दिया इंडिया से, और वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में नहीं आ चुके। पर जो जलालुद्दीन खिलजी है, इसको मार दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो इसका सक्सेसर बना आगे जाके। और अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंशियल और ऐसा राजा है जिससे बहुत ही ज़्यादा सिलेबस जुड़ा है, क्योंकि इसने बहुत सारे टैक्स लागू किए और कई ये रिफॉर्म्स भी लाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थे, और आगे के कई राजे भी उनको यूज़ करते रहे। और ये पहला राजा था जिसने परमानेंट आर्मी रखी थी, और इसने बहुत सारे एक्सपेडिशंस भी किए, उनको भी मैं आगे सबको समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। सो जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने ये खिलजी डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा लंबा समय राज किया। और इसके मरने के बाद 1316 में, इसके मरने के बाद सिर्फ 4 साल तक ही इनके सक्सेसर टिक पाए। उसके बाद जो है वो तुगलक डायनेस्टी का रूल आ गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो आइए अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसने जो है सबसे पहले ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये सबसे पहले कारा का गवर्नर था। और इसने जो मंगोल्स हैं उनको रावी नदी के किनारे हरा दिया था 1306 में। यानी कि न यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों लोगों को, जिनके बारे में आपको पता ही होगा, और जिन्होंने माना जाता है कि 10% दुनिया की पॉपुलेशन खत्म कर दी थी, इन्होंने उनको रावी के किनारे ही खत्म कर दिया, उनको रावी पार करने नहीं दिया। और याद रखिएगा, अमीर खुसरो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, अमीर खुसरो किसके कोर्ट का पोएट था, याद रखिएगा, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। और इसने जो है एक एकता सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था, ये इसके रिफॉर्म्स में आता है। और ये एकता सिस्टम जो था, पहले जो नोबल्स होते थे उनको एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, जैसे कि 3 नोबल हैं इसके कोर्ट में। उसने ये ज़मीन का टुकड़ा 3 हिस्सों में बांट कर इनको दे दिया कि आप यहाँ पर खेती करो और खुद कमा के खाओ, हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। पर इसने ये सिस्टम को ख़त्म कर दिया और इनको परमानेंट तौर पर रखा, और इनसे टैक्स भी लेने लगा। और इसने जो है अपने खिलाफ रिवॉल्ट्स को, या अपने जो राज है उसमें जो है इसकी जो नीतियां हैं उनके खिलाफ चलने वाली, जैसे कि करप्शन या कुछ और, या इलीगल ट्रेड्स, जैसे कि इसने अल्कोहल भी बैन की थी, उसको ख़त्म करने के लिए जब से इसने स्पाई सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा नए तरीके से इंट्रोड्यूस किया, दोबारा से लाया उसमें कई रिफॉर्म्स करके, और उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। और ये पहला राजा है जिसने अपनी आर्मी को परमानेंट रखा। यानी कि पहले क्या होता था, पहले जो अलग अलग नोबल्स अपॉइंटेड होते थे वो अपने अपने गांव से कई लोगों को लाते थे। जैसे कि मैं अपने गांव से 10 लोगों को ले आया, एक आदमी अपने गांव से 11 को, एक 9 को या 8 को। और इन लोगों के पास कोई प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती थी, ये बस वैसे ही लड़ते रहते थे।
मार काट दिए जाते थे और समय पर इकट्ठे भी नहीं होते थे, इसलिए इसने इस सिचुएशन को आइडेंटिफाई किया और अपनी जो आर्मी है उसको परमानेंट रखा। इसने दाग और चहरा को इंट्रोड्यूस किया। सो दाग जो है, पहले की जब जंग हो जाती थी उसके बाद कुछ सिपाही जो घोड़ों पर बैठे होते थे जो मारे जाते थे, वो लोग, उनके घोड़े जो थे वो भाग जाते थे और घोड़े दोबारा लाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, क्योंकि उस समय एक घोड़ा एक एक्सपेंसिव आइटम होती थी, जैसे कि आज के समय में कार मान सकते हैं पुलिस ऑफिसर्स के पास। तो इसलिए जो है इसने दाग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, यानी कि जो घोड़े होते थे उनकी ब्रांडिंग कर देते थे। एक लोहे की मोहर ली, उसको गर्म किया और घोड़े के ऊपर एक लगा दिया और वो एक निशान बन गया, उसको दाग कहा जाता था। और इससे जब जंग होती थी, जब जंग के बाद सब कुछ खत्म होने वाला है, यानी कि जब जंग जंग ठंडी पड़ गई, उसके बाद जो कुछ सिपाही जाएंगे और घोड़ों को पहचान कर वापस ले आएंगे। और जो चेहरा है, इसका मतलब है एक शोल्डर के पास अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, यानी कि पहले जो था पता नहीं होता था ये सोल्जर हमारा है कि नहीं, फिर उनको एक जो है वो उनको एक डिस्क्रिप्टिव रोस्टर दिया गया कि एक इंडिविजुअल सोल्जर का, जो कि उनकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती थी, और इससे करप्शन को भी रोका गया। और इसने जो है अल्कोहल को बंद कर दिया था, यानी कि अल्कोहल को बैन कर दिया था। और इसके साथ साथ इसने जो है जागीर थी उनको भी सीज कर लिया था। और इसने एक जो है पोजीशन भी बनाई थी, जो पोजीशन जो थी वो पोजीशन थी, सॉरी रुकिए 2 मिनट, जी हाँ, वो पोजीशन थी आमिर ई तुजुक। ये पोजीशन होती थी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखने के लिए। याद रखिएगा, आमिर ई तुजुक ये पोजीशन होती थी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखने के लिए। और इसने बहुत सारे अग्रेरियन रिफॉर्म्स भी लाया था, ये जैसे कि इसने जो है जिसके पास एक्सेस वेल्थ थी उनके ऊपर रेगुलेशन, उनके ऊपर जो है इसने टैक्स लगाए और जो मार्केट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर दिया था। देखिए मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ इसके बाद। और इसने 3 तरह के ये टैक्स भी लाया था, इनको मैं बताता हूँ। इसने जो विलेजेस थे उनको खालिसा के अंडर बॉट कर लिया था, यानी कि अब किसी के पास बहुत बड़ी बड़ी, जैसे कि हो सकता है, जैसे कि पहले होता था एक आदमी के पास ही सारी काफ़ी सारे गाँवों की ज़मीन होती थी, 10-10 15-15 गाँवों की ज़मीनें होती थी। वो आदमी अपनी ज़मीन को बाद में लोगों को जो था वो किराए पे दे देता था कि आप खेती करो इस पर और मुझको इसमें से एक इतना हिस्सा दे देना। इसने उस चीज़ को ख़त्म किया और जो ज़मीनें हैं उनको खालिसा के अंडर बॉट कर दिया। और इसने ये 3 तरह के टैक्स भी लाया था। इनमें से ये जो है, ये तो हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू जनरेटिंग थे, पर इस टैक्स को बहुत ही ज़्यादा हमारे इतिहास में बुरा माना गया है और बहुत सारे राजाओं को इसके लिए क्रिटिसाइज भी किया गया है। और ये जो घड़ी है, ये टैक्स, ये होता था टैक्स ऑन रेजिडेंस। और जजिया टैक्स आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता है तो अपनी पढ़ाई पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। जजिया टैक्स होता था टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, यानी कि जो मुस्लिम नॉन मुस्लिम है वो ये टैक्स देगा ही देगा, अगर आप मुस्लिम बन जाओगे तो आपको ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये चराई है, जैसे कि आपको पता ही है, जो गाँव के इलाके से आते हैं या आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, जो खाना हम भैंसों को गायों को देते हैं उसको कहा जाता है चारा। इसलिए चराई से आपको आपके दिमाग में आना चाहिए, ये जो चराई है, ये चराई है ग्रेजिंग टैक्स, यानी कि जो आदमी खाली ज़मीन पर, सरकार की ज़मीन पर अपने जानवरों को चराएगा उसको ये टैक्स देना होगा, इसको कहा जाता था ग्रेजिंग टैक्स। और आइए हम बात करते हैं, इसने 2 रिफॉर्म्स और लाया था ये अच्छे अच्छे। ये इसने मार्केट्स को रेगुलेट कर दिया था, यानी कि कोई भी मार्केट्स में एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, एकदम से खुद अपने पास सारा सामान स्टोर करके जो है वो सामान को अपनी मनमर्जी के रेटों से नहीं बेचेगा। इसलिए इसने रेगुलेटेड मार्केट्स को रेगुलेट कर दिया था। और जो नोबल्स थे वो लैंड टैक्स पे करते थे जिनके पास एक्सेस वेल्थ थी। और इसने जो है इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हायर की थे, जिससे करप्शन बहुत ज़्यादा कम हो गई थी।
तो अब आगे हम बात करेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी है इसकी एक्सपेडिशंस के बारे में, यानी कि इसने अपने मिलिट्री एक्सपेडिशंस कहाँ कहाँ तक किए। वैसे तो इसके जो हैं वो हैं 5 ही मेन एक्सपेडिशंस हैं: गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, देवागिरी और वरंगल। अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तो इन सब की जो डेट्स हैं वो कुछ इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग डेट्स पढ़ के अपना समय बर्बाद करें। फिर भी मैं लिख देता हूँ, पहले सभी एक्सपेडिशंस की डेट्स लिख देता हूँ। जो गुजरात एक्सपेडिशन हुई है ये हुई थी 1299 में। रणथंभौर एक्सपेडिशन हुई थी 1301। चित्तौड़ की 1308। देवागिरी की भी, सॉरी, चित्तौड़ की हुई थी 1303। देवागिरी की 1308 और रंगल की, ये आप खुद रिसर्च करके कमेंट कर दीजिए, सॉरी माफ़ करना मैं भूल गया हूँ। और ये जो गुजरात की जो एक्सपेडिशन है इसमें अलाउद्दीन की फौजें जो थी, इसका मिलिट्री कमांडर था उल्ग खान और नुसरत खान। और इन्होंने गुजरात में जो है मलिक कफूर, सॉरी, जो करण बघेला था गुजरात का, उसको हरा दिया था। याद रखिए किसको हराया था इसने, करण बघेला, इसको इन्होंने हरा दिया था। और रैंथमबोर में, याद रखिएगा ये एक इम्पोर्टेंट है, इसमें मैंने हैशटैग लगा दिया, ये इम्पोर्टेंट है रैंथमबोर। रैंथमबोर में इन्होंने एक हिंदू राजा था हमीर देवा, हमीर देवा को इन्होंने हरा दिया था। और इसके हारने की वजह से जो भी जो हैं राजपूत औरतें थी, उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया था जिसका नाम होता है जौहर। जिसमें क्या होता है, जब कि जो राजा है, यानी कि जो हम कह सकते हैं या जो प्रोटेक्टर है सारे राज्य का, जब वो हार जाता है तो जो सारी लेडीज हैं वो एक आग जला के सभी उसमें जंप करके सुसाइड कर लेती हैं। ये एक रिचुअल है जो राजपूत कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा पहले किया जाता था, और ये जौहर यहाँ पर हुआ था, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट है। सो अगला है चित्तौड़। इसमें क्या हुआ था, रणथंभौर के बाद चित्तौड़ पे जब अलाउद्दीन खिलजी की फौजों ने हमला किया तो ये इन्होंने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजीराबाद रख दिया था। और अपने जो यहाँ के चित्तौड़ के जो थे, जो इसकी फौजें थी, उनको लीड कर रहा था राणा रतन सिंह, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की फौजों को लीड कर रहा था राणा रतन सिंह। और इसने उसके बाद जो चित्तौड़ है इसका नाम बदल के रख दिया था खिजराबाद, और गिफ्ट कर दिया था अपने बेटे को खिजरा खान को। और ये इसने वहाँ पे अपनी पावर को कंटिन्यू किया और वहाँ पे रूल किया। और इसके बाद आता है देवागिरी। ये जो देवागिरी है, जब इसके ऊपर हमला किया था खिलजी ने, तब यहाँ पर रामचंद्र देवा यादवा यहाँ पे रूल करते थे। और लास्ट जो है रंगल की एक्सपेडिशन, इसमें जो है मलिक कफूर ने काकिता किंग प्रताप रुद्र देवा को जो है हरा दिया था। पर इन्होंने इस जगह को ऑक्यूपाई नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने एक टैक्स प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लिया था। यानी कि जो रंगल के जो राजा थे काकतीय किंग प्रताप रुद्र देवा, उन्होंने ये एक ट्रीटी कर ली कि हम आपको इतना टैक्स देते रहेंगे और आप, और यहाँ पर राज भी हम ही करेंगे। सो इसके बाद कई सक्सेसर तो हुए, जैसे कि हम कह सकते हैं ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसकी 1320 में मौत होगी, और यहाँ से ही खिलजी डायनेस्टी का डाउनफॉल जो है वो शुरू हो गया। 1320 के बाद भी दो जो हैं इनके, हम कह सकते हैं कि सक्सेसर्स थे। एक जो था कुतुब उद्दीन मुबारक शाह, और जो सेकंड था इसके बाद जो सक्सेसर आया
इसका जो राज है वो चला था 1316 से 1320, यानी कि 1316 में तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो मर गया था और उसके सिर्फ 4 साल बाद तक ही राज चला। और 16 से बाद 3 साल इसने राज किया और 1 साल 20 सिर्फ 1320 में नसीर उद्दीन खुसरो शाह, इसने सिर्फ 1320 तक राज किया और इसके बाद तुगलक डायनेस्टी आ गई थी। पर इसका जो डाउनफॉल है, जी हाँ, एक डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। और इनका जो पीक पॉइंट माना जाता है, कि जो पीक पॉइंट है वो पीक पॉइंट इनका माना जाता है 1300 वेट 1330 से लेके 1335 तक इनका जो है वो पीक पीरियड माना जाता है। पर इस समय ये जो पहला राजा है गयाजुद्दीन मलिक तुगलक, ये नहीं राज कर रहा था। इसका जो बेटा है जौना खान, और जिसका पूरा नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, वो राज कर रहा था। उसको जो है ये डायनेस्टी का गोल्डन पीरियड बताया जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले रूलर से, जिसका नाम है गाजी मलिक। सो ये जो गाजी मलिक है, इसका जो पूरा नाम है वो है गयाजुद्दीन तुगलक। ये जो है ये फाउंडर है ये तुगलक डायनेस्टी का। ये पहले दीपालपुर का जो है वो गवर्नर भी था। और इसने एक सिटी का फाउंड किया जिसका नाम है तुगलकाबाद सिटी। और इसने जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी चेंज कर दिया था। और इसमें और जो टैक्स है उसको इसने रिड्यूस करके 1/3 ऑफ प्रोडक्शन पे फिक्स कर दिया था, यानी कि टोटल फसल का 1/3 जो हिस्सा है उसको ये टैक्स मिलेंगे। ये रेवेन्यू जो है वो इसने फिक्स कर दिया था। और इसका जो मेन प्रायोरिटी थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर थी। और इंफ्रास्ट्रक्चर में इसने क्या क्या जो है वो इसने मेन प्रायोरिटाइज किया। और फर्स्ट जो है वो है इरिगेशन। और इसने जो है वो फोर्ट भी बनाया था, तुगलकाबाद फोर्ट, याद रखिएगा, तुगलकाबाद फोर्ट। और इरिगेशन प्रोजेक्ट, और इसने जो है वो पोस्टल सर्विसेज पोस्टल सर्विसेज में इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाकर उनको जो है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और अच्छा बना दिया था। और इसने लॉ इन्फोर्समेंट को भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया था। और इसकी जो मौत है वो हुई थी पवेलियन कोलैप्स की वजह से, यानी कि एक बिल्डिंग ऊपर गिरने की वजह से। पहले इसको पूरा लिखिए। और ये पवेलियन कोलैप्स है, इसका मतलब होता है कि एक बिल्डिंग ऊपर गिरने की वजह से। ऐसी मौत जो सिख एम्पायर है उनके जो बेटे महाराजा रणजीत सिंह के जो बेटे हैं उनके ऊपर भी एक बिल्डिंग गिर गई थी और इस उनकी भी मौत हो गई थी। और ये जो पवेलियन कोलैप्स है इसको जो है एक फाउल प्ले भी कहा जाता है। यानी कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं कि ये इनके बेटे जॉन खान ने, जो अगले राजा बने थे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने जानबूझकर ये बिल्डिंग उनके ऊपर गिरवाई थी। कि ये उनकी चाल थी, जब ये बंगाल से वापस आ रहे थे तो एक बिल्डिंग इनके ऊपर गिर गई और ये मर गए। ये एक इवेंट में आ रहे थे जो इनके बेटे जौना खान ने जो है इंट्रोड्यूस की थी, जो कि आगे के राजा हैं और इनके इसके सक्सेसर भी हैं वो। पर इसके बारे में कोई परफेक्ट थ्योरी नहीं है कि ये सही थी या गलत। तो जो इनका बेटा है जॉन खान, उसने आगे बहुत सारी एक्सपेडिशंस भी की। तो आइए अब हम बात करते हैं जौना खान की। ये देखिए, ये जो पिक्चर में बैठा है ये है जौना खान, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो नाम है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक तो इसका पूरा नाम है, पर जो इसका हम कह सकते हैं छोटा नाम है वो है जौना खान। ये एक बहुत ही ज़्यादा होशियार आदमी था। होशियार ये इसलिए था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशेंट, यानी कि इसको पर्शियन आती थी, अरेबिक आती थी, अरेबिक यानी कि अरबी। और इसको बहुत सारे वेरियस साइंस, यानी कि साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स हम कह सकते हैं, जैसे बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिजिक्स ऐसे। इसमें इसको वेरियस साइंस और इसके साथ साथ इसको फिलॉसफी और एस्ट्रोनॉमी प्लस मैथमेटिक्स। देखिए, अरेबिक
पर्शियन, वेरियस साइंस, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स। इसको इनका बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ये एक इंटेलिजेंट गाय था, यानी कि इंटेलिजेंट आदमी था। और इसने एक नया जो है डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था, जिसको कहा जाता है दीवाने को ही। ये डिपार्टमेंट था एग्रीकल्चर का, यानी कि एग्रीकल्चरल जो है फील्ड में एक डेवलपमेंट लाने के लिए इसने एक नया जो है वो सेटअप किया था डिपार्टमेंट, जिसका नाम था दीवानी को ही, जो कि है वो नज़र रखता था एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में। और इसके साथ साथ इसने जो है एक इबिन बटूटा, ये एक मोरक्कन ट्रैवलर है, जिसको इसने चीफ काजी लगाया था, कहाँ का, दिल्ली का। ये कहाँ से है, ये था मोरक्को से। ये एक ट्रैवलर था, जो कि जिसको कि इसने जो है जॉन खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली का चीफ काजी लगा दिया था। पर उसके बाद इसने इसको एक 1934 में, सॉरी 1342 में, माफ़ कीजिएगा, इसने 1342 में जो है मोरक्को वाले जो है ये इब्न बतूता जो दिल्ली के चीफ काजी थे, उनको चाइना भेज दिया था एक डिप्लोमेटिक मिशन के लिए। और इसने जो है मंगोल वालों से बचाने के लिए कैपिटल जो है वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था। दिल्ली से दौलताबाद, माफ करिए हर जगह कम पड़ गई, पर उस समय जो इसका नाम था वो था देवागिरी। उस समय इसका नाम था देवागिरी, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है मंगोलों से दिल्ली को बचाने के लिए, यानी कि जो जो कैपिटल होता है वो एक, जो हम कह सकते हैं एक डायनेस्टी की या एक कंट्री की, एक नेशन की जान होता है, क्योंकि वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ होता है। वो मेन इकोनॉमिक, वो मेन सेंटर होता है, हम कह सकते हैं कि वो एक देश का दिल होता है। इसलिए इसने मंगोलों से बचाने के लिए दिल्ली को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था। और ये कोलैप्स इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स इकोनॉमी हुई थी इसके इंट्रोड्यूस किए गए कॉपर कॉइन के वजह से। क्योंकि यूजे क्योंकि यूजे क्योंकि क्योंकि ये जो कॉपर कॉइन्स थे ये बहुत ही इजी थे डुप्लीकेट बनाने। इसलिए जो इकोनॉमी में बहुत सारे जो एक कॉइन्स आ गए तो इन्फ्लेशन बढ़ गई, और जो है इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर गई, क्योंकि इसने जो कॉपर के कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे वो बहुत ही ज़्यादा फेक आ गए थे, और वो बनाने बहुत ही ज़्यादा इजी थे। जैसे कि आपको मालूम ही होगा, आप एक एस्पिरेंट हैं, एक जो देश है उसने भी बहुत ही ज़्यादा जो है खुद करेंसी प्रिंट करके लोगों में बांट दी थी, अब और उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी। आपने उस देश का नाम ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इसकी जो फेल्ड एक्सपेडिशंस थी, इसकी दो फेल्ड एक्सपेडिशंस थी इन 2 सालों में। सबसे पहले तो इसकी जो फेल्ड एक्सपेडिशंस थी, एक फेल्ड एक्सपेडिशन जो है इसकी वो है खुरासान की तरफ। यहाँ पे जो इसने एक्सपेडिशन की थी वो फेल हो गई थी, यानी कि इसने अपनी मिलिट्री के साथ वहाँ पे हमला किया और उसको अपने अंडर लेने गया, वहाँ पे ये हार गया। और इसने काराचिल में भी एक एक्सपेडिशन की, जो कि कुल्लू कांगड़ा का रीजन था, उसको हथियाने के लिए, और वहाँ पे भी ये फेल हो गया। और जैसे कि आपको पता है एक जंग लड़ने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है, राइट। और उस खर्चे को कवर करने के लिए ये आया वापस, और इसने जो है टैक्स को बहुत ही ज़्यादा हाई कर दिया दोआब रीजन में। दोआब रीजन में टैक्स हाई किया, ये तो इसकी दोआब रीजन की पहली मिस्टेक हो गई। और दूसरी मिस्टेक जो थी, इसने अलग अलग इलाकों से लाके वहाँ पे जो है इंडिविजुअल्स को अपॉइंट कर दिया, जो कि अनकन्वेंशनल बैकग्राउंड से थे, जैसे कि हम कह सकते हैं फिरोज हाजम, लाधा पीरा, जो कि इसके कोर्ट में थे। सो यही है जो जौना खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के लिए इंपॉर्टेंट था। आप इस सबको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, प्यारे से नोट्स बना लीजिए अपने। और अब हम बात करेंगे कि ये गुजरा कब। ये 1351 में मर गया, और इसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक, जो कि एक मुस्लिम रूलर है, तुर्किश डिसेंट का। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और जो इसका मिलिट्री कमांडर है, इसने उसको टाइटल दिया था खान ए जहान का। इसने अपने मिलिट्री, पहले मैं इसका नाम लिख दूं यहाँ पे, ये है फिरोज
या तुगलक। ये एक तुर्किश डिसेंट का मुस्लिम रूलर था। इसने जो है अपने जो मिलिट्री कमांडर है उसको इसने टाइटल दिया था खान ए जहां, जिसका मतलब होता है ट्रू रूलर, यानी कि सच्चा रूलर। और ये जो है जिसको इसने टाइटल दिया था उसका नाम था मलिक मकबूल। और ये जो मलिक मकबूल है ये एक कन्वर्टेड मुस्लिम था। पहले ये जो है कि हिंदू बैकग्राउंड से था और उसके बाद ये कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गया था। और इसने जो मेन चीज़ की थी वो थी कि इसने 23 अलग अलग तरह के टैक्स जो थे उनको अबॉलिश कर दिया था, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम था। और इसके जो चार जो है इसने सिर्फ चार ही टैक्स रखे थे, और वो जो चार टैक्स हैं उनको मैं आपको अलग पेज पे समझाना चाहूँगा। ये जो चार टैक्स हैं जो इसने रखे थे वो थे खराज, ज़ाकत, जिजिया और खुम्स। ये चार टैक्स इसने रखे थे और बाकी सारे के सारे टैक्स इसने अबॉलिश कर दिए थे। और जो जजिया टैक्स है जो कि नॉन मुस्लिम पे लगता है, इसने वो ब्राह्मण्स पे भी लगा दिया था। पहले की जो थे ब्राह्मण, जो हम कह सकते हैं कि वो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल थे सोसाइटी में, वो इस टैक्स से एग्जैम्प्ट थे। बाकी सभी नॉन मुस्लिम पर ये टैक्स लगता था और इसने ब्राह्मण्स पर भी ये टैक्स लगा दिया था। और इसने जो कुछ अनपॉपुलर टैक्स थे जैसे कि ग्रेजिंग टैक्स, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये सभी टैक्स के बारे में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जो कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर के बारे में है, उसका लिंक आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा वीडियो के बाद, यहाँ पर ज़रूर देखें। जैसे कि ग्रेजिंग टैक्स जो भी अपने जानवरों के ऊपर जो चराने ले जाते थे उसको खाली जगह पे, उनके ऊपर ये टैक्स लगता था। और उसके साथ साथ एक हाउस टैक्स भी था जिसको रेजिडेंशियल टैक्स भी कहा जाता था। इसने ये दोनों टैक्स को अबॉलिश कर दिया था। और इसने जो है वो हम कह सकते हैं कि इसने, चलिए हम पीपीटी पे वापस चलते हैं। इसने जो है जो इसके प्रीवियस रूलर मोहम्मद बिन तुगलक ने जो एग्रीकल्चर के लिए लोन्स दिए थे, यानी कि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट्स हो और जो किसान है वो आगे बढ़े, इसने सारे के सारे लोन्स को कैंसिल कर दिया, ख़त्म कर दिया। रिजाइन का मतलब होता है कैंसिल करना। और इसने जो है इंट्रोड्यूस किया एक इरिगेशन टैक्स। इरिगेशन टैक्स इसने इसलिए इम्प्लीमेंट किया था क्योंकि इसमें ये 10% लेते थे एक खेत में से, सारे जो प्रोड्यूस था उसका टोटल 10% लेते थे। और ये इरिगेशन टैक्स इसलिए था क्योंकि जो इरिगेशन वाली हम कह सकते हैं नदियाँ थी वो सरकारी पैसे से बनी थी, जहाँ से खेतों की सिंचाई की जाती थी। और इसलिए ये 10% टैक्स इसने वहाँ पे लगाया। और इसने जो जजिया टैक्स है जो नॉन मुस्लिम्स पे लगता है वो इसने ब्राह्मण्स पे भी लगा दिया था। और इसने जो है सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस भी इस्टेब्लिश किए, जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। इसने जो है एक टर्म होती है, इसने ये दो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में मैं आपको लिखूंगा। वैसे तो तीन है पर जो पहले दो हैं वो इम्पोर्टेंट है, जो कि है दरुल शाफा। सेकंड है दीवानी खैरात। और थर्ड है दीवाने इश्तियाक। ये सारी की सारी टर्म्स मैंने कल वाली सॉरी जो दिल्ली डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर है, आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो जरूर देखें, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दरुल शाफा जो है इसके अंदर तो है वो हॉस्पिटल्स जो है वो स्टैब्लिश किए गए थे। और दरुल खैरात, खैरात का मतलब होता है कि फिलैंथ्रोपी, यानी कि दान करना। इसके अंदर जो है जो ऑर्फन्स हैं यानी कि अनाथ, ऑर्फन्स एंड विडोस यानी कि विधवा,
ऑर्फन्स एंड विडोज यानी कि अनाथ और विधवा का ध्यान रखा जाता था। दीवान खैरात के डिपार्टमेंट के अंदर और दारुल शाफा के अंडर हॉस्पिटल्स थे। और दीवान इश्तियाक जो है वो एक फाइनेंशियल जो है वो डिपार्टमेंट था जो कि फाइनेंशियल एड जो है वो प्रोवाइड करता था। इट वॉज फॉर फाइनेंशियल एड। अगर हम बात करें मिलिट्री कैंपेन्स की तो फिरोज शाह ने बंगाल में एक एक्सपेडिशन लेड की थी जो कि 1353 में थी। और इसने जयनगर को कैप्चर किया था। और जो है हम कह सकते हैं कि इसने जौननगर को कैप्चर किया था। और जो जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है इसने उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। देखिए जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है इसके मिलिट्री कैंपेन्स थे बंगाल और जयनगर। और यहाँ पर इसने जो है जगन्नाथपुरी टेम्पल को भी नुकसान पहुंचा दिया था जो कि बहुत ही बुरी बात थी। और इसके जो फाउंडेशन टाउन थे जो इसने खुद बसाए थे वो है फिरोजाबाद, सार, जौनपुर, फतेहाबाद। और इसका जो टाउन पीरियड था इसके समय एक रेवेन्यू सर्वे हुआ था। वो रेवेन्यू सर्वे किया गया था ख्वाजा हिसामुद्दीन। और ये रेवेन्यू सर्वे किया था ख्वाजा हिसामुद्दीन ने। और इसने अपनी जो बायोग्राफी खुद लिखी थी जिसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। जो आदमी खुद लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। और इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका जो नाम है वो है फतूहत ई फिरोज शाह। और इसके बाद भी जो कई जो हम कह सकते हैं इनके सक्सेसर थे जैसे कि गयाजुद्दीन तुगलक, शाह सेकंड, अबू बकर शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नासिर उद्दीन मोहम्मद तुगलक। पर जो हम कह सकते हैं कि वो कोई भी इतना जो पावरफुल नहीं था। और जो इनका डिक्लाइन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इनका डिक्लाइन हुआ था क्योंकि जो सारे इनके अंडर स्टेट्स थे वो खुद वो सारे इंडिपेंडेंट बन गए थे। और जब 14th सेंचुरी आई 14वीं सदी तक सारी टेरिटरीज जो थी वो इंडिपेंडेंट बन गई थी। सिर्फ पंजाब और दिल्ली आज के समय में हम कह सकते हैं जो इंडियन और पाकिस्तानी पंजाब है वो। और दिल्ली के एरिया में हम इंक्लूड कर सकते हैं। और इनके कॉमन एरिया में हम कह सकते हैं कि हरियाणा वो ही सिर्फ तुगलक के अंडर रह गया था। और ये जो है डायनेस्टी आगे और ख़त्म हो गई जब 1398 में तैमूर इन्वेजन हुई। एक डिटेल्ड वीडियो अगर आप तैमूर इन्वेजन पे जाते हैं तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू। सईद लो सईद जो है सईद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी ये जो है ये लास्ट सेकंड डायनेस्टी है इंडिया की। और ये लास्ट डायनेस्टी है इंडिया की। इसके बाद जो है मुगल एरा शुरू हो गया था। अगर आपको मुगल एरा सारा देखना है 1 घंटे 16 मिनट में तो हमने उस पर भी वीडियो बना रखी है। हमारा मेडिवल एरा की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और वो वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं यहाँ पर भी उसका लिंक दे रहा हूँ। आप वापस आकर यहाँ वीडियो के लास्ट में भी उसका लिंक ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम जो पहला राजा है या सुल्तान कह सकते हैं उससे। सो जो ये जो सईद डायनेस्टी है इसका रूल जो टोटल रहा है वो रहा है 1414 से 1451 तक। सो अब हम सबसे पहला जो है जो उनका रूलर है वो ये रहा जिसकी आप पिक्चर देख सकते हैं। इसका नाम है खिजर खान। ये जो है जब तैमूर इन्वेजन हुई इंडिया में जिसके बारे में आप सबको पता है। अगर किसी को नहीं पता तो कमेंट कर दीजिए हम उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो और बना दूंगा। जो तैमूर इन्वेजन है तैमूर इन्वेजन के समय जो खिजर खान है इसको मुल्तान का जो है गवर्नर बनाया गया था। पर जो तैमूर इन्वेजन के बाद जो है इंडियन जो सारे रूलर्स थे सुल्तान थे सभी वो इन्वेजन के बाद जो है बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। और इसलिए जो खिजर खान है इसको जो तैमूर ने जो है मुल्तान का गवर्नर बनाया था। और इसने क्या किया जाके इसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और ये खुद सुल्तान बन गया। और ये 7 साल तक इंडिपेंडेंट रूलर था। 7 साल तक ये इंडिपेंडेंट रूलर रहा बिना कोई सुल्तान के टाइटल के। यानी कि 7 साल इसने शासन किया बिना किसी भी सुल्तान के टाइटल के। और इसने
इसकी हिस्ट्री में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, पर आप इसके मिलिट्री एक्सपेडिशंस को नोट कर लीजिए। और ये भी माना जाता है कि ये जो लोग थे, ये प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट में से थे, यानी कि ये प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, मुस्लिम धर्म में एक बहुत ही ज़्यादा माने जाने वाले प्रॉफिट, उनके ये वंशजों में से एक थे। और इनके इसके जो एक्सपेडिशंस थे वो थे गुजरात, बयान और ग्वालियर। और इसने जो रूल किया था, इसने रूल किया था 1421 से लेके 1434 तक। इसके बाद जो है मुबारक शाह ने रूल किया था। ये जो है मुबारक शाह, ये जो मुबारक शाह है, इसको एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट मिलिट्री लीडर कहा जाता है, यानी कि ये मिलिट्री लीडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और इसके ये जो बहुत ही ज़्यादा माहिर था वो था रिवोल्ट सप्रेस करने में, और जो किंगडम की टेरिटरीज है उनको एक्सपैंड करने में, यानी कि जो अपना राज शासन है उसको बढ़ाने में, और जो कोई इस इनके खिलाफ डायनेस्टी के खिलाफ विद्रोह करता था उसको सप्रेस करने में। पर साल 1434 में एक बहुत ही बुरी घटना होती है, जिसमें इसको असैसिनेट कर दिया जाता है इसके ही मिनिस्टर्स के द्वारा, इसके ही नोबल्स के द्वारा। इसको किसने मारा था? इसके नोबल्स ने, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मुबारक शाह वाज असैसिनेटेड बाय हिज नोबल्स। इसके बाद एक छोटा सा समय इसके बेटे ने राज किया। इसका नाम था मोहम्मद शाह। ये हम कह सकते हैं कि ये हाथ की कठपुतली थी सिर्फ, कहने को तो शासन सिर्फ इसका था, पर जो असली पावर थी वो एक मिनिस्टर के हाथ में थी, जिसका नाम था वजीर। वजीर इसका रैंक है, नाम नहीं है। एक वजीर के पास सारी पावर लाई करती थी, जिसके इशारों पर ये मोहम्मद शाह जो था नाचता था। उस वजीर का नाम था सरवारुल मुल्क। और इसके बाद जो है, इसके बाद जो है अलाउद्दीन शाह जो है, ये जो है मुबारक शाह का, इसका सॉरी, इसका मुबारक शाह का इसका बेटा जो था, ये जो है सुल्तान बना। और इसका एक और नाम भी है, इसको कहा जाता है फेमसली, ये नाम बहुत फेमस है, याद रखिएगा, इसका नाम है आलम शाह। ये लास्ट रूलर था सईद डायनेस्टी का। ये इसको इनकम्पिटेंस कहा जाता है कि ये इतना ज़्यादा जो है अच्छा राजा नहीं था, इसकी वजह से जो जो कि सईद डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ। अब मैं आपको इनके इनकी डायनेस्टी के डिक्लाइन के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर लिख के। इनके डिक्लाइन होने का एक बड़ा कारण था इकोनॉमिक वीकनेस। इकोनॉमिक वीकनेस का कारण जो था कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगा दिए थे। उनमें से एक मेजर टैक्स था कॉर्न टैक्स। कॉर्न आपको पता ही, ये इस मक्के को कहा जाता है, जो कि हम कह सकते हैं रूरल एरिया से, उनको पता होगा जो कॉर्न टैक्स है। उस समय जो पिछले वो समय था, उस समय जो थी रोटी भी वो कॉर्न की बनती थी, यानी कि मक्के की बनती थी। और ये टैक्स बहुत ही ज़्यादा लोगों पे भारी पड़ा, और इकोनॉमी जो थी वो हिल गई थी। और दूसरा बड़ा कारण था इंटरनल रिवोल्ट्स, यानी कि जो राज के बीच होने वाले विद्रोह थे उन्होंने, और इकोनॉमिक वीकनेस ने इस राज को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। और इस कमज़ोरी के चलते ही एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ। उस इवेंट का नाम है इन्वेजन। और वो इन्वेजन की थी बहुल लोदी ने, जो कि लोदी डायनेस्टी का फाउंडर था और पहला सुल्तान भी था, जिसकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा बहुल लोदी। और लोदी डायनेस्टी का जो रूल था, याद रखिएगा, मैं बहुल लोदी की नहीं, लोदी डायनेस्टी की बात कर रहा हूँ। लोदी डायनेस्टी का रूल रहा 1451 से 1526 तक। ये फिफ्थ और लास्ट डायनेस्टी थी। लोधी डायनेस्टी वाज फिफ्थ एंड लास्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया।
और ये जो रूलर था बहलूल लोदी, इसका राज जो रहा ये रहा 1451 से लेके 1489 एडी तक। बहलूल लोदी। और इसको एक टाइटल भी दिया गया था, वो था जब इसने दिल्ली कॉन्कर कर लिया था उसके बाद इसको एक टाइटल मिला था, वो था बहूल शाह गाजी। ये इसका जो टाइटल था ये इसको मिला था 1451 में, जब ये अपने थ्रोन पर बैठा था, यानी कि अब ये राजा बना था। ये ताज है मेरी पूरी सी ड्राइंग में। और एक और टाइटल था इसका, एक और टाइटल था जो कि इसको मिला था 1419 में, जब इसने जो था इसको वो तब सॉरी 1941 में इसको टाइटल मिला था इस्लाम खान का, और उसके साथ साथ ही इसको बनाया गया था गवर्नर सिरहिंद का। सिरहिंद एक एरिया है जो पंजाब में है, और ये सिटी बाद में जो है पूरे कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। अब हम बात करेंगे सिकंदर खान लोदी की, जिसका जो राज था 1489 से 1517 तक। ये जो सुल्तान सिकंदर खान लोदी था ये तीसरा बेटा था बहूल खान लोदी का, याद रखिएगा, ही वॉज थर्ड सन। और इसने जो है बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको दोनों चीज़ें लिखनी है अपने नोट्स में। इसने जो है आगरा शहर, इसने जो है आगरा को फाउंड किया था 1504 में। याद रखिएगा आगरा शहर को सिकंदर खान लोदी ने बसाया था, और इसने जो कैपिटल था अपना वो भी चेंज कर लिया था दिल्ली से आगरा। और सिकंदर खान लोदी को जो है इसको पोइट्री बहुत पसंद थी, और इसको एक म्यूजिक म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको पता है शहनाई, वो भी इसको बहुत पसंद थी। और पोइट्री का इसका जो पेन नेम था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लिख लीजिए, वो इसका पेन नेम था गुल रुखी। ये इसका पेन नेम था। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चारों पॉइंट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। और कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसने जो है बिहार के ऊपर भी हमला किया था, और इसने जो हिंदू टेम्पल्स थे मथुरा और नागापोर्ट, इसने यहाँ पे जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनको लूटा था और बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसने जो है जजिया, जो कि नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स लगता था, जजिया टैक्स, वो भी हिंदूज पे इम्प्लीमेंट कर दिया था। और इसने जो है ग्वालियर फोर्ट उसको 5 बार इसने जीतने की कोशिश की थी, पर ये नाकामयाब रहा। याद रखिएगा, मैं आपको एक खाली पेज पे लिख के बता देता हूँ। ग्वालियर फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट के ऊपर इसने 5 बार हमला किया, पर पांचों बार ये नाकाम रहा। और पांचों की पांचों बार उस समय ग्वालियर के किले में बैठे थे राजा मान सिंह, और पांचों के पांचों बार राजा मान सिंह ने इसको नाकाम करके हरा दिया। और इसने एक जो लैंड मेजरमेंट सिस्टम है उसको भी इंट्रोड्यूस किया था, वो मेजरमेंट सिस्टम का नाम था गजे सिकंदरी। और 1517 में इसका देहांत हो गया। इसके बाद जो है रूलर वो बना इसका बेटा इब्राहिम लोदी, जो कि लास्ट जो है रूलर है। इसका शासन जो चला था वो चला था 1517 से 1526 तक। और इब्राहिम लोदी जो था इसके बाद ही जो लोदी डायनेस्टी है इसका जो है डाउनफॉल हुआ, और पानीपत के युद्ध में हारने के बाद जो थे वो मुगल इंडिया आए थे, सुलेट सी। ये जो था लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया एंड लोधी डायनेस्टी। ये ज़्यादातर समय अपना अफगान और मुगलों से लड़ने में ही
घिरा रहा और इसको कुछ और खास करने का समय नहीं मिला, जिसके अंत में जाते जाते इनसे लड़ते लड़ते ये हार गया और इनका जो वंश है वो खत्म हो गया और मुगलों का इंडिया में राज हो गया। सो एक बहुत ही मशहूर बैटल है, बैटल ऑफ खटोली, जो कि इसने लड़ा था मेवाड़ के किंगडम और राणा सांगा के खिलाफ। इस बैटल में हुआ क्या था, राणा सांगा ने इब्राहिम खान लोदी को पकड़ लिया, जिंदा पकड़ लिया और इसकी सेना को हरा दिया और इससे एक बहुत ही सारी मोटी रकम जो थी पैसे की वो वसूल करके इसको छोड़ दिया। और उसके बाद ही जो है पंजाब का एक जो हम कह सकते हैं रूलर था, सॉरी, पंजाब का गवर्नर जिसका नाम था दौलत खान लोधी, जो कि इसका अंकल था। दौलत खान लोधी ने अफगानी और मुगलों के साथ मिलकर इसको धोखा दिया और इब्राहिम खान लोधी को हरा दिया। और फर्स्ट पानीपत बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इसने जो है ये हार गया था बुरी तरह से और दिल्ली सल्तनत का जो था वो एंड हो गया था। और दौलत खान लोधी के साथ आलम खान लोधी भी था, जो कि इसके अंकल और जो थे भाई थे। इन दोनों ने साथ में मिलकर मुगलों के साथ इसको हरा दिया और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो है लोधी डायनास्टी खत्म हो गई और इसके बाद मुगलों का जो है शासन हो गया। अगर आप मुगल एरा देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आप मेडिवल एरा की कोई भी वीडियो देखना चाहती हैं तो आप ये वाली वीडियो प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। थैंक यू। सो हेलो सबको, आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। आज हम बात करेंगे सिख गुरुओं के बारे में और सिख एम्पायर के बारे में, और लास्ट में मैं आपको पीवाईक्यूज भी कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। सो जो सिखिज्म है, ये जो धर्म है, इसके जो फाउंडर हैं वो थे गुरु नानक देव जी, जिन्होंने 15th सेंचुरी में अपनी जो टीचिंग्स थी, यानी कि कुछ जो टीचिंग्स थी उनकी कुछ हिंदुज़म से आती थी और कुछ सूफीज़म से, यानी कि कुछ सूफी आइडियोलॉजी से। और इनके जो साथी थे गुरु नानक देव जी, जो जिनको भाई मर्दाना भी कहा जाता है, वो भी जो एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, रबाब, जो कि सूफीज़म में बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। आइए अब हम बात करते हैं कि टीचिंग्स क्या थी सिख गुरुज की। सो सिख गुरुज की जो मेन टीचिंग्स थी, एक तो ये सब जो गुरु थे, यानी कि गुरु नानक देव जी, ये कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट सिस्टम के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे। और इनकी जो सारी की सारी टीचिंग्स है वो इक्वालिटी, जस्टिस, डिवोजन डिवोशन और सेल्फ सर्विस के ऊपर निर्धारित है। और ये जो कम्युनिटी है, हम मैं आपको बताऊंगा कैसे कि ये जो एक कम्युनिटी जो स्पिरिचुअल मूवमेंट से मिलिट्री फोर्सेस तक कैसे पहुंची, यानी कि ये एक स्पिरिचुअल जो लोग, हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल कम्युनिटी से एक वॉरियर कम्युनिटी कैसे ये बनी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और जो सिख एम्पायर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, जिसके कि जो इकलौते राजा थे महाराजा रणजीत सिंह, कि कैसे वो पावर में आए और कैसे जो हम कह सकते हैं कि उनका जो पावर है वो खत्म हुई, कैसे उनके जाने के बाद जो है सिख राज जो है ब्रिटिश ने हथिया लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सिखों के जो है टोटल वो 10 गुरु हुए हैं। और 10th गुरु के बाद जो है, जिसको अब ये 11th गुरु मानते हैं, वो इनका जो हम कह सकते हैं वो एक रिलीजियस टेक्स्ट है, जिसको ये कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। और वो जो है आदि ग्रंथ को हम कह सकते हैं, आदि ग्रंथ में और जो है गुरबानी उसको कंपाइल करके गुरु ग्रंथ साहिब का रूप दे दिया गया था। और चलिए अब हम शुरू करते हैं गुरु नानक देव जी से। सो गुरु नानक देव जी जो हैं ये फाउंडर हैं सिखिज्म के, जिनका जन्म है तलवंडी में हुआ था, जो जगह अभी पाकिस्तान के ननकाना साहिब में है। और इनकी जो मेन टीचिंग्स थी वो थी एक ओंकार, जिसका मतलब था कि वन गॉड, यानी कि जो भगवान है वो सिर्फ एक ही है। और इन्होंने जो है कास्ट सिस्टम को, यानी कि जातिवाद को डिक्लाइन कर दिया था। और ये फेमस है अपने जो ट्रेवल्स, जो इन्होंने बहुत दूर दूर तक प्रचार किया था धर्म का और अपनी टीचिंग्स का, जो कि मक्का, बगदाद, तिब्बत और बहुत सारी कहानियां हैं। अब हम बात करेंगे जो दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव जी, उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की थी, जो थी गुरुमुखी स्क्रिप्ट की इंट्रोडक्शन, जो कि आज के समय में पंजाब में ऑफिशियली राइटिंग के लिए यूज़ की जाती है। और जिससे पंजाबी लिखी जाती है उसको इंट्रोड्यूस किया था गुरु अंगद देव जी ने। और जो सारी सिखों की गुरबानी है वो भी इसी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो है 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी से, एक गुरु नानक देव जी से, और गुरु अंगद देव जी और गुरु अर्जन देव जी से, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और 10th गुरु में से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब हम बात करेंगे गुरु अमरदास जी की। ये इनके जो है हम कह सकते हैं ये थर्ड जो थे गुरु थे सिख सिख धर्म में। इन्होंने जो है कास्ट सिस्टम को ख़त्म कर दिया था या रिलीजियस गैदरिंग में, यानी कि जब भी कोई रिलीजियस गैदरिंग हो रही है उसमें कोई भी जातिवाद वाली प्रैक्टिस जो है वो
एग्जिस्ट नहीं करेगी, इन्होंने सबको जो है खत्म कर दिया था। और आगे आते हैं गुरु रामदास जी, जिन्होंने जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी जो पंजाब की सबसे बड़ी टूरिस्ट हॉटस्पॉट भी है, उसको फाउंड किया था गुरु रामदास जी ने। और इन्होंने ही अमृतसर के साथ साथ इन्होंने जो है गोल्डन टेम्पल की कंस्ट्रक्शन भी शुरू करवाई थी। अब हम बात करेंगे गुरु अर्जन देव जी ने, इन्होंने जो है जो बहुत सारे सूफियों की और हम कह सकते हैं गुरु नानक देव जी की बानी को कंपाइल करके एक जो है ग्रंथ में लिखा गया था, लिख दिया था, और उस ग्रंथ का नाम था आदि ग्रंथ, जो आगे जाकर जो है जिसने गुरु ग्रंथ साहिब जी का रूप ले लिया था। पर इनको जो है गुरु अर्जन देव जी को इन्होंने इनको जहांगीर ने जो है शहीद कर दिया था, क्योंकि इन्होंने जो जहांगीर का बेटा था अमीर खुसरो, उसको रिवॉल्ट के लिए जो है हम कह सकते हैं कि आशीर्वाद दे दिया था अपना, कि तुम जहांगीर के खिलाफ रिवॉल्ट करो, और इसी बात से की खुंदत से जहांगीर ने जो है इनको शहीद कर दिया था। और इनकी शहीदी के बाद ही जो है सिख धर्म एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी से एक वॉरियर कम्युनिटी में कन्वर्ट हो गई। और फिर आते हैं गुरु हरगोबिंद जी, जिन्होंने जो है इस्टेब्लिश किया मीरी पीरी सिस्टम। इसका मतलब है कि स्पिरिचुअल और मिलिट्री अथॉरिटी में बैलेंस, जिसमें मीरी का मतलब है मिलिट्री अथॉरिटी और पीरी का मतलब है स्पिरिचुअलिटी, यानी कि धर्म में और राजनीति में हम कह सकते हैं कि एक जो है बैलेंस बनना ज़रूरी है, वरना तो जैसे कि इन्होंने मुगलों ने गुरु अर्जन देव जी को शहीद कर दिया था, ये सब लोगों के साथ जो है बुरा करेंगे। और इन्होंने इसके साथ साथ ही गुरु हरगोबिंद जी ने अकाल तख्त भी बनाया था, जो कि हम कह सकते हैं सिख पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं आज के समय में जगह है, और सब सिख जो है अकाल तख्त का हुक्म जो है मानते हैं। फिर इनके बाद आए थे गुरु हरराय जी, इन्होंने जो है फोकस किया था हेल्थ केयर और नेचुरल मेडिसिन में, और इन्होंने जो दारा शिको है उसकी भी बहुत मदद की थी, जो कि औरंगजेब का भाई था। अब हम आगे बात करेंगे गुरु हरकृष्ण जी की, जो गुरु बन गए थे सिर्फ 5 साल की उम्र में। और इन्होंने जो है दिल्ली में जब स्मॉल पॉक्स फैल गया था उस समय इन्होंने लोगों की बहुत मदद की थी। और ये जो है दिल्ली में ही जो हम कह सकते हैं चल बसे थे, और इनकी वहाँ पर याद में जो है बहुत फेमस गुरुद्वारा है जो बना है, गुरुद्वारा बंगला साहिब। फिर आते हैं गुरु तेग बहादुर जी, जिनके बारे में आप सबको पता ही होगा, जिन्होंने जो है मुगलों की कन्वर्जन के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई थी, और मुगलों ने इनको कन्वर्ट होने के लिए बहुत फोर्स किया, पर ये उनके सामने नहीं झुके थे, इसलिए औरंगजेब ने चांदनी चौक में इनको शहीद कर दिया था, क्योंकि ये कश्मीरी पंडित्स को जो है डिफेंड कर रहे थे। और ये जो है 9th गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी। और फिर इनके बाद आते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी, जो खालसा के फाउंडर थे, जिन्होंने 1699 में एक वॉरियर ऑफिशियली हम कह सकते हैं वॉरियर कम्युनिटी बना दिया था, और इन्होंने सिखों को जो है अपनी एक अलग पहचान दे दी थी, जिसके थ्रू वो एक 5 जो चीज़ें हैं वो अपने साथ हमेशा रखेंगे। यानी कि पहले तो है केश, यानी कि उनके जो लंबे बाल हैं कि वो अपनी बॉडी में से कभी भी जो है अपने जो हेयर हैं कट नहीं करेंगे। और फिर जो है आता है कड़ा, यानी कि जो बैंगल वो हाथ में पहनते हैं। फिर कृपान, फिर कछहरा, इट मीन्स अंडरगारमेंट्स, और कंघा मीन्स अ कॉम्ब, यानी कि जिससे हम बालों को ठीक करते हैं। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि आज से जो है अगला जो आपका जो है गुरु है दैट्स गुरु ग्रंथ साहिब, यानी कि इससे के बाद कोई भी जो है एक आदमी वो गुरु नहीं बनेगा, और दैट्स एटर्नल, यानी कि सब सिखों को हुक्म मानना होगा, और सबने अपनी टीचिंग्स जो है गुरु ग्रंथ साहिब से ही लेनी है। फिर इसके बाद होता है राइज सिख एम्पायर का, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद जो है जो सिख थे उन सबको लीड कर रहे थे बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिन्होंने जो है पंजाब में मुगल्स को हरा दिया था बाबा बंदा सिंह बहादुर ने। पर इनको बाद में इनको मुगलों ने जो है पकड़ के शहीद कर दिया था। पर इसके बाद जो है इन्फ्लुएंस थी सिखों की वो पंजाब के एरिया में, यानी कि जो पाकिस्तान और हम आज का थोड़ा सा पंजाब इस हिस्से में सिखों की बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंस बढ़ गई थी। और जो है जो अलग अलग सिख क्लैंस में बहुत सारे जो हैं लोग जो हैं इन्फ्लुएंस में आ गए थे, और 12 सिख मिसल्स कह सकते हैं, जिनको हम कह सकते हैं क्लैन, यानी कि कबीले, जो यानी कि अलग अलग हिस्से पंजाब के वो रूल करते थे। पर जो महाराजा रणजीत सिंह था उसने इन सबको यूनाइट किया, और एक एम्पायर जो है उसको फाउंड कर दिया था 1799 में। और उनको क्राउन दिया गया था शेर ए पंजाब, जिसका मतलब है लॉयन ऑफ पंजाब इन 801। और इन्होंने अपना जो कैपिटल सिटी है वो लाहौर को बनाया था। और महाराजा रणजीत सिंह के बारे में जो स्पेशल चीज़ दो है उनकी पॉपुलैरिटी के लिए, एक तो हम कह सकते हैं कि वो मॉडर्नाइजेशन की थी उन्होंने अपनी आर्मी की, और उन्होंने कुछ दुनिया के ऐसे ऐसे हिस्से जो है कब्जे में कर लिए थे जिनको कोई कब्जे में नहीं कर पाया था। और एक जो है वो सेकुलर राजा थे। पहले तो हम बात करेंगे कि इनकी मेजर विक्ट्रीज कौन सी थी। इन्होंने मुल्तान को कब कैप्चर किया था, कश्मीर को, और इन्होंने पेशावर में जो है अफगानों को भी हरा दिया था। अब हम बात करेंगे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी। इनका जो रूल था वो सेकुलर था, यानी कि इन्होंने सबको जो है अपने राज्य में बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस दी थी, धर्म के आधार पर नहीं, ऐसे ही यानी कि अपनी एबिलिटी के बेस पे, यानी कि कौन कितना काबिल है।
हिंदुओं को भी, मुस्लिमों को भी और सिखों को भी। अगर हम जस्टिस सिस्टम की बात करें तो रिलीजियस लॉ से कुछ नहीं होता था, जो लोकल कस्टम से उनसे ही सब होता था। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, इन्होंने रोड्स को रिपेयर कराया, किले बनवाए और एग्रीकल्चर को भी प्रमोट किया। और इनकी आर्मी स्ट्रांग होने का कारण था क्योंकि इन्होंने सब अलग अलग हिस्सों से लोगों को एम्प्लॉय किया था जिनके पास पहले से एक्सपीरियंस था, चाहे वो फ्रेंच, ब्रिटिश या इटालियन थे, जिन्होंने इनकी आर्मी को ट्रेन किया। अगर हम बात करें डिक्लाइन की, जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई थी 1839 में, तो इनकी डेथ के बाद जो है सक्सेशन डिस्प्यूट्स होने लगे। यानी कि हर कोई जो है सत्ता की लालच में था, और इसके बाद जो है दो एंग्लो सिख वॉर्स हुई, जिसका फायदा जो है अंग्रेजों ने बहुत लिया। और जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे राज के, यानी कि सिख एम्पायर के, उनका उनका फायदा उठा के जो है ब्रिटिश ने जो है पंजाब को एनेक्स कर लिया 1849 में। और 1849 से 1947 तक जो है पंजाब का एरिया भी अंग्रेजों के अंडर रहा। और हम कह सकते हैं टोटल 98 ईयर्स, यानी कि पंजाब सिर्फ 98 ईयर्स जो है ब्रिटिश एम्पायर के अंडर रहा। और फिर जो है कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और कुछ हिस्सा पंजाब जो इंडिया में है वहाँ पर रह गया। अब हम बात करेंगे मिसलिनियस फैक्ट्स की अबाउट सिखिज्म एंड सिख एम्पायर। सो पहले आते हैं गोल्डन टेम्पल। इनको कंस्ट्रक्ट करवाया था गुरु अर्जन देव जी ने। पर इन पर जो वो गुरुद्वारा साहिब पे जो गोल्ड प्लेटिंग है वो महाराजा रणजीत सिंह ने करवाई थी। और इसकी जो 4 एंट्रेंसेस हैं उस गुरुद्वारे की, और वो 4 एंट्रेंसेस का मतलब है कि ये जो 4 दरवाजे हैं, यानी कि ये 4 दरवाजे सभी धर्मों के लिए ओपन है। और जो 5 केज हैं, यानी कि अनकट हेयर, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हम बात करें सिख मिलिट्री अचीवमेंट्स की, तो वो मिलिट्री अचीवमेंट्स में वन थिंग, जो सिख वॉरियर्स हैं उनको नहीं कहा जाता है, जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। और एक आता है बैटल ऑफ सारागढ़ी, जिसपे दो मूवीज भी बनी हैं बहुत अच्छी, आपने जरूर देखी होगी, जिसमें 21 सोल्जर्स जो हैं 10,000 अफगान इन्वेड के विरुद्ध लड़े थे। और अगर हम बात करें गुरुद्वारा जो डेडिकेट किए गए हैं सिख गुरुज को, उनमें से ये 3 मेन हैं जो एग्जाम में भी आ चुके हैं। ननकाना साहिब जो पाकिस्तान में है वो गुरु नानक देव जी को डेडिकेटेड है क्योंकि वो उनकी बर्थ प्लेस है। और अनंतपुर साहिब जो पंजाब में है, डेट्स बर्थ प्लेस ऑफ खालसा। और बंगला साहिब जो दिल्ली में है, वो ऑनर करता है गुरु हरकृष्ण जी को। और अगर हम बात करें 10 PYQs की, सो ये रहे 10 PYQs। आप इनका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। That's all for today. If you are watching video till now, subscribe, like and share. सो हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन से जो पहले भी हमारे देश में काम कर रही थी, उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। ये वीडियो कुछ खास लंबी नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आती है ऑर्गेनाइजेशन लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसके फाउंडर थे द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्ना कुमार टैगोर। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, यानी कि ये जो है जमींदारों के जो हक हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज थे, यानी कि इनका मेन कारण तो यही था ये इसकी फॉर्मेशन का। यानी कि जो ब्रिटिश थे, यानी कि जो अंग्रेज थे, वो हमारे देश के जमींदारों पर बहुत ही ज्यादा जो है वो टैक्स लगाते थे, जिसके कारण वो कुछ खास कमा नहीं पाते थे। यही है जो मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं। इसके अगर हम इनके एक्शंस की बात करें, तो इन्होंने विरोध किया हाई टैक्सेस का जो अंग्रेज लेते थे। और इन्होंने पटिशन्स भेजी ब्रिटिश अथॉरिटीज को कि उनको जो है लीगल प्रोटेक्शन चाहिए लैंडलॉर्ड्स को। और फिर आती है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जिसके फाउंडर थे देवेंद्र नाथ टैगोर और राधाकांत देव। और ये भी जो है ये इंडियन लैंडलॉर्ड्स और इंडियन एलिट्स को भी रिप्रेजेंट करते थे। और अगर हम हमारी इंडियन पॉलिटिक्स देखें जो कि उससे पहले थी, उसमें जो है ज्यादातर जो है इलीट क्लास ही जो थी, यानी कि बहुत ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग, ज्यादातर पैसे वाले लोग ही उसमें जो है काम कर रहे थे। जैसे कि नेहरू जी हो गए, गांधी जी हो गए, ये सभी के सभी, हम किसी भी लीडर का नाम ले लीजिए, ज्यादातर लीडर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा वेल्दी बैकग्राउंड से आते थे। अगर हम इनके एक्शन की बात करें ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की, इन्होंने जो है पिटीशंस भेजी ज्यादा टैक्स और जुडिशरी और गवर्नेंस के लिए अंग्रेजों को। और इन्होंने जो है इंडियन रिप्रेजेंटेशन के लिए भी एडवोकेट किया। और इन्होंने जो है एक न्यूज़पेपर को भी इस्टेब्लिश किया, जिसको हिंदू पैट्रियट भी कहा जाता है, यानी कि जिसके तहत जो है इंडियन इश्यूज जो है वो हाईलाइट हों। और फिर आता है साल 1852, जिसमें जो है दो एसोसिएशंस जो फॉर्म होती हैं, एक होती है बॉम्बे एसोसिएशन और दूसरी होती है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो बॉम्बे एसोसिएशन के जो फाउंडर थे वो थे दादा भाई नरोजी और जगन्नाथ
शंकर शेठ। और इनका जो मेन इशू था वो था कि जो हम जो है वेस्टर्न इंडिया में जो है वो कुछ भी इश्यूज हैं इंडियंस के उनको जो है सामने लाना, बॉम्बे एसोसिएशन का जो है मेन जो है ऑब्जेक्टिव यही था। और इन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया था लैंड रेवेन्यू और सॉल्ट टैक्स के विरोध, यानी कि जो सॉल्ट टैक्स लगाते थे अंग्रेज उनके खिलाफ, और जो लैंड रेवेन्यू था, हाई लैंड रेवेन्यू जो अंग्रेज उनसे जो है मांग रखते थे हाई टैक्स की, उसके खिलाफ। और इन्होंने पिटीशंस भी भेजी थी ब्रिटिश ऑफिशियल को कि हमें जुडिशियल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स चाहिए, यानी कि हमें जुडिशियल रिप्रेजेंटेशन और जुडिशियल गारंटी भी चाहिए, और एजुकेशन जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए हमारे मुल्क में। और ये जो बॉम्बे एसोसिएशन है इसको जो है ब्रिटिश प्रेशर के अंडर जो है डिसॉल्व कर दिया गया था, यानी कि ख़त्म कर दिया गया था। और फिर आती है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जिसको जो है फॉर्म किया था लक्ष्मीनी रासू चेट्टी जी ने। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इनका ऑब्जेक्टिव था कि जो साउथ इंडियंस का जो गवर्नेंस में इंटरेस्ट है ये उसको बढ़ाएं, क्योंकि साउथ इंडियंस जो है इंडियन गवर्नेंस में कुछ ज़्यादा जो है खास इंटरफेयर नहीं करते थे। और इन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया था कि जो हाई टैक्स था फार्मर के ऊपर लगता था उसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया। और इन्होंने जो है विरोध किया था ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी जो लोकल गवर्नेंस को बहुत ही ज़्यादा वीक कर रही थी। यानी कि लोकल गवर्नेंस में हम छोटे एरियाज यानी कि रूरल एरियाज में जो गवर्नेंस है जैसे कि हम पंचायत वगैरह कह सकते हैं, इन्होंने उसके खिलाफ विरोध किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो हमारी जो इंडियन गवर्नेंस की जड़ जो है इसको कहा जाता है लोकल गवर्नेंस को, ये ब्रिटिशर्स उसको ही खत्म करना चाहते थे, इसलिए जो है मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने उसके खिलाफ जो है विद्रोह किया। और फिर आती है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसको दादा भाई नौरोजी जो हैं लंदन में एस्टेब्लिश करते हैं इसका। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, यानी कि ये जो है ब्रिटिश पब्लिक यानी कि अंग्रेज लोग जो ब्रिटेन में रह रहे थे, लंदन में रह रहे थे, उनको जो है इंडिया की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया कि कैसे जो है आपकी सरकार इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रही है, और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो थी हमारी, यानी कि कैसे वो हमारे देश को लूट रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर फिर भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं। इसके बारे में इन्होंने जो है अंग्रेजों की खुद की जनता को बताया कि कैसे आपकी सरकार हमारे लोगों के साथ बुरा कर रही है। और इन्होंने बहुत अलग अलग जगह पर भी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की, जैसे कि लंदन, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। और ये जो है शहर, इन चारों शहरों में जो है जो इंडियंस थे वो भी बहुत ही ज़्यादा एलीट क्लास थे, इन्फ्लुएंशियल थे। और फिर आती है इंडियन लीग, जिसके फाउंडर थे शिशिर कुमार घोष। इन्होंने जो है देश में पॉलिटिकल एजुकेशन और सेल्फ गवर्नमेंट के जो आइडियल्स थे उनको जो है बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया। और अगर हम इनके एक्शंस की बात करें, ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने पब्लिक मीटिंग्स जो है वो ऑर्गेनाइज की सिविल राइट्स के लिए और सेल्फ रूल के लिए। और इसके बाद जो है इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसके बाद जो है इन्होंने बाद में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। अब हम बात करेंगे इंडियन एसोसिएशन की, जो फॉर्म हुई थी 1876 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना। और इसके जो फाउंडर थे वो थे सुधारनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये जो है ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो हमारा के नस्लवाद तौर पे जो है भेदभाव होता है, इन्होंने उसके खिलाफ ये लड़े। और इन्होंने जो है नेशनलिज्म को भी प्रमोट किया। और इन्होंने जो है वेनिकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ जो है वो अपना विद्रोह किया, यानी कि प्रोटेस्ट किया। अगर मैं आपको दोनों एक्ट के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में इन्होंने जो है विद्रोह किया था, और इसकी एज भी बताऊंगा। थोड़ा जो है पेशेंस रखें। जो वेनिकुलर प्रेस एक्ट था, इस एक्ट में जो है अंग्रेजों ने ये कहना था कि जो हमारी इस समय जो कुछ प्रेस बन चुकी थी उनको जो है अंग्रेज इनके ऊपर ओवरलुक रखना चाहते थे, यानी कि इनके ऊपर अपनी इन्फ्लुएंस रखने चाहते थे कि ये लोग जो हैं आम लोग वो वही देखे जो हम उनको दिखाना चाहते हैं, यानी कि ये सच, यानी कि लोगों तक सच ना पहुंचे, इसलिए ये जो है ये एक्ट लाए। अंग्रेज ये एक्ट लाए थे, यानी कि जो प्रेस है वो हमारे थ्रू रेगुलेटेड होगी। और इंडियन एसोसिएशन ने इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया। और आर्म्स एक्ट 1878 वो था जिसमें जो है सभी के सभी इंडियंस जो थे उन वो बिना लाइसेंस के कोई भी आर्म्स जो है अपने साथ कैरी नहीं कर सकते थे। और उसके अगर वो कोई भी आदमी बिना जो है लाइसेंस के अपने पास जो हथियार रखे रखे मिलता था उसको 7 साल के अधिक की जो है वो जेल भी होती थी और फाइन भी भरना पड़ता था। और इन्होंने जो है एज लिमिट जो है इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम के लिए कम कर दी थी। पहले 21 साल की उम्र से ज़्यादा कोई भी जो है इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम नहीं दे सकता था, और फिर इन्होंने एज जो है कम करके 19 साल कर दी थी। अब देखिए 19 साल की उम्र में जो है इंडियन सिविल सर्विस का उस समय भी एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए जो है इंडियन एसोसिएशन ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और इन्होंने जो है
ऑल इंडिया प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया, यानी कि नेशनल लेवल पे बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया ब्रिटिश पॉलिटिक्स के खिलाफ। इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको नोट रखिए। फिर आती है मद्रास महाजन सभा। और इनका जो मेन काम था, यानी कि इनका मेन काम था जो साउथ इंडियंस हैं उनको इकट्ठा करना ब्रिटिश रूल के खिलाफ, क्योंकि साउथ इंडिया में हम कह सकते हैं कुछ भी खास जो है वो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, ना ही वो इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे थे, ना ही वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ कुछ भी करने में कुछ खास इंटरेस्ट ले रहे थे। और इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स को पिटीशंस भेजी कि उनको सिविल लिबर्टीज जो है वो मिलनी चाहिए, और इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में वो भी जो है मिलनी चाहिए, यानी कि हमारे जो है लीडर्स, यानी कि हमारे भी मंत्री होने चाहिए अगर आपको कुछ भी। और फिर हम बात करते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की, जिसके फाउंडर हैं फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तयाबजी और केटी तिलांग। और जो फिरोज शाह मेहता है ये वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और इन्होंने जो है ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज का विरोध किया, यानी कि जो हमारे देश को खतरा दे रही थी, यानी कि उनकी घातक पॉलिसीज जैसे कि हाई टैक्स और हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना। और इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को भी अपनाया, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है, यानी कि शांतमय तरीके से जो है हमारे देश में रिफॉर्म्स होने चाहिए। और इन्होंने जो है फॉर्मेशन में मदद किया इंडियन नेशनल कांग्रेस की। सो यही है सिर्फ इस वीडियो में। अगर हम इनके फाइनल इम्पैक्ट की बात करें कि इन एसोसिएशन का क्या इम्पैक्ट हुआ, इन्होंने पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाई, ब्रिटिशर्स की जो डिस्क्रिमिनेशन थी उसका विद्रोह किया, और जो है इन्होंने डायरेक्टली जो है इन्फ्लुएंस किया इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि अंग्रेजों ने बनाई थी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के तहत। यानी कि इन्होंने अंग्रेजों को मजबूर किया कि आप हमें खुद एक प्लेटफॉर्म बना कर दें। अगर आपको नहीं पता कि अंग्रेजों ने क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म की थी, तो आप हमारे चैनल पर जाएं, पहले सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें। फिर आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, उस प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप मॉडर्न हिस्ट्री को खोलिए, उसमें आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस की वीडियो मिलेगी, उसको देखें और उसके नोट्स बनाएं। और फिर उसके बाद आप देखें मुस्लिम लीग की वीडियो, और उसके जो है जिस पेज पर आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नोट्स बनाए हैं उसके सामने वाली पेज पर जो है आप मुस्लिम लीग्स के नोट बनाएं, और कंपेयर कर कर दोनों को पढ़ें, इसलिए जो है आपको पढ़ना भी आसान हो जाएगा इस तरीके से। और आपको जो नोट्स हैं वो आपके एग्जाम के पास में जो है वो बहुत काम आएंगे, कि आप क्योंकि आपको रिवीजन वगैरह करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सो यही है आज की वीडियो के लिए। सो दैट्स फॉर टुडे। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।